दिन में मैंने अपनी ऑटिस्टिक सिस्टर का हाथ पकड़ा और रात को वो चुपके से मेरे बिस्तर में आ गई। सुबह जब नौकरों ने देखा कि बड़ी मालकिन, जो कमरे से बाहर कदम तक नहीं रखती थीं, गायब हैं, तो पूरे घर में शोर मच गया। बाहर का शोर सुनकर जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाहों में कोई सॉफ्ट और फजी सा एहसास है। नीचे देखा तो वेनिंग की पानी जैसी चमकती बड़ी आंखें मुझसे मिल रही थी। मैं झटके से उठ बैठा। बिस्तर में उस मासूम सी लड़की को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मैंने सुना था कि वेनिंग लोगों से बहुत डरती है और कभी बाहर नहीं निकलती। वेनिंग ने अपना सिर झुकाया और मुझे गौर से देखने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी पर मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसी सौंधी सी खुशबू आ रही थी कि मेरा उसे गले लगाने का मन करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वो एक छोटी बिल्ली की तरह मेरी बाहों में सिमट गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। रात को शायद कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था। तभी शिया फुक्सिंग कुछ लोगों के साथ आए और दरवाजा खटखटाया। क्या तुम जाग गए हो? जवाब मिलने से पहले ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैंने मुड़कर देखा तो शिया फुक्सिंग दरवाजे पे खड़े थे। उनका चेहरा अजीब सा हो गया था, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो। वेनिंग बिस्तर पर बैठी मुझे पकड़े हुए थी और उसे किसी के आने की कोई परवाह नहीं थी। शिया फुक्सिंग के साथ गुयान और यान हिगांग भी अंदर आए। शुरुआत में उन्हें अजीब लगा कि वो वेनिंग को ढूंढ रहे थे, पर मेरे कमरे में क्यों आए। लेकिन जब उन्होंने ये सीन देखा तो सब दंग रह गए। जियांग जे, ये सब क्या है? हैरानी के साथ उनके चेहरे पर गुस्सा भी था। एक 18 साल का लड़का सुबह अपनी बहन के साथ इस तरह? उन्हें लगा ये शर्मनाक है। उन्हें डर था कि कहीं शिया फुक्शिंग मुझे घर से निकाल न दें और उनका फायदा रुक जाए। गुयान गुस्से में थी और चाहती थी कि वैन निंग को तुरंत मुझसे दूर कर दे। यान हुईगांग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वैन निंग, जिसने उसे कल धक्का दिया था, मेरे साथ इतनी करीब है। उसे जलन हो रही थी कि मुझ जैसे बेकार इंसान को वैन निंग का साथ कैसे मिल गया। शिया फुक्शिंग के इमोशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। अपनी बेटी को यहां देखकर वो खुश भी थे और परेशान भी। वेनिंग ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा था कि शिया फुशिंग को थोड़ी जलन होने लगी, जो वो 19 साल में नहीं कर पाए। मैंने एक दिन में कर दिखाया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और नरमी से कहा, वेनिंग, इधर आओ। पर वेनिंग ने उन्हें देखा तक नहीं। शिया फुशिंग की मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगी। छोटा भाई अभी सोकर उठा है, उसे परेशान मत करो, चलो अपने कमरे में चलें। वेनिंग ने अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपा लिया और धीरे से बोली, बहुत लोग हैं, बहुत शोर है, मुझे नफरत है। मैंने महसूस किया कि उसका मूड बिगड़ रहा है। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई ताकि उसे डर न लगे। सब ठीक है। मेरी आवाज बहुत धीमी और कोमल थी। वेनिंग धीरे धीरे शांत होने लगी। शिया फुक्शिंग को लगा कि वो वहां फालतू है, पर वो हार नहीं मानना चाहते थे। आखिर में उन्होंने कहा, वेनिंग हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, ये ठीक नहीं है। जब मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला तो वेनिंग थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई। वो हैरान थी कि मैंने उसे गले क्यों नहीं लगाया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, मैं बिस्तर से उठ गया। वो घबरा गई और मेरे पीछे आने की कोशिश की, पर सालों से ज्यादा ना चलने की वजह से उसके पैर लड़खड़ाए और वो गिरने ही वाली थी। मैंने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वेनिंग सीधे मेरी बाहों में आ गई। उसके हाथ में एक रूबिक्स क्यूब था और वो मेरे पीछे छुप गई। मुझसे मिलने से पहले उसे अकेले में क्यूब के साथ खेलना ही पसंद था। मैंने उसे प्यार से सहलाया, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे चलो। मैंने सिस्टम से पूछा कि उसकी टांगों में क्या दिक्कत है। सिस्टम ने बताया कि कोई बड़ी चोट नहीं है, बस काफी समय से मूवमेंट न होने की वजह से कमजोरी है। शाह फुक्सिंग ये सब देख रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि वेन निंग मुझे वाकई पसंद करती है। उन्हें उम्मीद जगी कि शायद वो अब नॉर्मल हो जाए। उन्होंने प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, जियांग जे, तुम वेन निंग के साथ मेरे स्टडी रूम में आओ। गुयान और यान हेगांग जल भुन रहे थे। वेनिंग मेरा शर्ट का कोना पकड़े मेरे पीछे चल दी। स्टडी रूम तीसरी मंजिल पर ही था। शिया फुशिंग ने बात शुरू की, मैंने तुम्हारी माँ से शादी इसलिए की ताकि वेनिंग को एक पूरी फैमिली मिल सके। जैसा कि तुम देख रहे हो, वेनिंग औरों से अलग है। मैंने पहली बार उसे किसी के इतने करीब देखा है। उसकी अपनी माँ के साथ भी ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी। तो जियांग जे, क्या तुम उसकी मदद करोगे ताकि वो आम लोगों की तरह रह सके और भीड़ से न डरे? मैं कुछ देर चुप रहा और अनजाने में वेन निंग का हाथ कस लिया। वो अपने रूबिक्स क्यूब में खोई हुई थी। उसे मेरे हाथ की गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें झपकाते हुए मुझे देखा और अपना प्यारा रूबिक्स क्यूब मेरी तरफ बढ़ा दिया। शाह फुक्शिंग ये देखकर भावुक हो गए। ये क्यूब वेन निंग के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन का इकलौता साथी था, उसकी सबसे कीमती चीज। मैंने उसका सिर सहलाया और क्यूब वापस करते हुए कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। वैन निंग थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा शायद मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने शिया फुशिंग की तरफ देखा और कहा, मैं वादा करता हूं, मैं उसे सही राह दिखाऊंगा। शिया फुशिंग बहुत खुश हुए, तो अब से तुम ही उसका ख्याल रखोगे। वैन निंग ये बात समझ गई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उत्साह के मारे उसके कान लाल हो गए। उसने फिर से वो क्यूब मेरे हाथ में ठूंस दिया। मैं मुस्कुराया और उसे अपनी जेब में रख लिया।
आखिर छोटे से बच्चे का तोहफा था, रखना तो बनता था। उस दिन के बाद से वेनिंग की हर जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। उसे सुलाने से लेकर गार्डन में टहलाने और खाना खिलाने तक सब मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि वो पूरी तरह मुझ पर डिपेंड हो गई थी। एक दिन जब मैं खाना खा रहा था, नौकरानी घबराते हुए आई, साहब बड़ी मालकिन फिर से खाना नहीं खा रही है। ये उसकी पुरानी आदत थी। नौकरानी परेशान थी, क्योंकि कल तक तो सब ठीक था, पर आज वो फिर जिद पर अड़ गई थी। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी, न कुछ खा रही थी, न पी रही थी। शाह फुचिंग ने खाना छोड़कर मेरी तरफ देखा, उनका इशारा साफ था। मैंने अपनी प्लेट साइड में रखी और कहा, मैं जाकर देखता हूँ। गुयान और यान हिगांग के चेहरे उतर गए। जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा, उन्होंने गुस्से में चम्मच मेज पर पटक दी। मैंने एक ठंडी नजर उन पर डाली और बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। शेफ फुशिंग ने उनकी बदतमीजी पर टोकते हुए कहा, अगर नहीं खा तो मत खाओ। गुयान सन्न रह गई। उसे लगा कि अब उसका अपना बेटा भी उसकी बात नहीं सुन रहा और पति भी साथ नहीं दे रहे। यान हुईगांग ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, माँ गुस्सा मत करो, पापा नाराज हो रहे हैं। गुयान ने खुद को संभाला। उसे पता था कि इस घर में अभी उसकी जगह पक्की नहीं है। वो मुस्कुराकर बोली, सॉरी, मेरा मूड थोड़ा खराब था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, वहां अंधेरा था। लाइट जलाई तो देखा वेन्निंग कोने में सिर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल पत्थर की तरह। मैं उसके पास गया और मेज की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे समझ आ गया कि शायद मेरे बाहर जाने की वजह से वो नाराज थी या डर गई थी। ठीक है, तो मैं बाहर जाता हूँ। मुझे लगा शायद उसे अकेले छोड़ना चाहिए, पर जैसे ही मैंने ये कहा, वो घबरा कर उठी और मुझ पर झपट पड़ी। मैं लड़खड़ाकर बिस्तर पे गिर गया और वो मेरी बाहों में थी। मैंने उसका सिर सहलाया। क्या हुआ? वो फिर भी कुछ नहीं बोली, बस मेरे कॉलर को कसकर पकड़ लिया और मेरे सीने में सर छुपा लिया। पूरा दिन तुम यहाँ नहीं थे, मुझे लगा तुम चले गए। मैं दंग रह गया, उसे इतना डर लगता था। मैंने नरमी से कहा, अगली बार मैं बताकर जाऊंगा। वेन ने अपना सिर उठाया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, जांग जे मत जाओ। मैं हैरान था कि वो बोली। मैं कब से उसे बोलने के लिए इनकरेज कर रहा था और आज अचानक उसने मेरा नाम लिया। शायद पहली बार बोल रही थी, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी अलग थी। मुझे लगा शायद वो किस मांग रही है, तो मैंने उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों के कोने पर हल्का सा किस कर दिया। लो, कर दिया। वेन पूरी तरह जम गई। वो सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसे अजीब लगा, पर अच्छा भी लगा। उसने अपनी आंखों से मुझे तिरछी नजरों से देखा। मैंने उसे उठाया और मेज के पास बैठाया। चलो अब खाना खाओ। वो धीरे धीरे चम्मच से दलिया खाने लगी। उसे खिलाने के लिए काफी न्यूट्रिशियस लिक्विड डाइट भेजी गई थी। खाते हुए वो बार बार मुझे देख रही थी, जैसे कोई डरा हुआ हिरन हो। उसने ज्यादा नहीं खाया था, पर थोड़े से दलिये के बाद ही उसका पेट भर गया। उसकी आंखों में चमक देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। गुड गर्ल वेनिंग। उसने अपना सिर झुका लिया और खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने फिर से अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, अब क्या हुआ? वेनिंग के चेहरे पर बेताबी थी। एक और किस। जब वो शांत हो गई तो मैं नीचे आया। तीनों अभी भी मेज पर ही थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। शाह फुशिंग ने उम्मीद भरी नजरों से देखा और मैंने सिर हिलाकर इशारा किया कि उसने खाना खा लिया है। वो बहुत खुश हुए। उन्हें अब मैं और भी अच्छा लगने लगा था। कितना स्मार्ट और समझदार लड़का है। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। ये देखकर गुयान और यान हिगन जलकर राख हो गए। शाह फुसिंग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे थे, जबकि अपनों के साथ वो हमेशा रूखे रहते थे। यान हिगान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पापा, मुझे लगता है जियांग जे के लिए वेनिंग दीदी का ख्याल रखना काफी थका देने वाला है। उनके पास अपने भी काम होंगे। अगर दीदी हमेशा ऐसे ही उनसे चिपकी रही तो शायद ये अनकंफर्टेबल हो जाए। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखा। वो झेप गया, मैं तो बस उसके भले के लिए कह रहा हूँ। उसने पापा की तरफ मुड़कर अपनी बात जारी रखी, मेरा मतलब है कि अगर दीदी दूसरे लोगों से भी मिले तो शायद उनका ध्यान भटकेगा और वो बेहतर महसूस करेंगी। शाह फुक्शन को ये बात पसंद नहीं आई। उनकी बेटी कोई बोझ थोड़े ही थी, पर फिर भी उन्हें लगा कि शायद यान हुईगांग सही कह रहा है। एक जवान लड़का हर वक्त अपनी बहन के पीछे कैसे घूम सकता है? पापा, मैं भी दीदी के साथ वक्त बिता सकता हूँ। शाहफुशिंग ने सूप पीते हुए लापरवाही से कहा, अगर तुम्हारा मन है तो जाओ। उन्होंने एक तरह से उसे इजाजत दे दी थी। खाने के बाद वो अपने काम के लिए चले गए। मैं जैसे ही जाने लगा, गुयान ने मुझे रोक लिया। वो मुझसे जलती भी थी, पर उसे लगा कि अब मैं ही शाहफुशिंग का दिल जीतने का जरिया हूँ। उसे अजीब लग रहा था कि उसका बेकार बेटा अब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। वो चाहती थी कि मैं पहले की तरह उसकी चापलूसी करूं, पर मैं बदल चुका था। मम्मी, अगर मैं और दीदी अच्छे दोस्त बन गए तो पापा मुझे और भी प्यार करेंगे ना? यान हुईगांग की इस बात ने गु यान के दिमाग में लालच भर दिया। उसे लगा कि अगर वेननिंग उनके करीब आ गई तो उनका फायदा होगा। वो मुझसे मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ हमेशा तुमसे प्यार करती है। मैंने उसे बेरुखी से देखा। क्या आपकी तबीयत खराब है? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई।
उसे लगा 6 साल बाहर रहने के बाद मेरे पर निकल आए हैं। मैं बिना समय बर्बाद किए वहां से निकल गया क्योंकि मैंने वैन निंग से मिलने का वादा किया था। गुयेन ने मुझे जाने दिया क्योंकि उसे लगा यान हेगांग का काम बन रहा होगा। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, यान हुईगांग कमरे से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसने मुझे एक सड़ी हुई लुक दी और वहां से भाग गया। पागल है क्या? मैंने कमरा खोला तो देखा वैन निंग सोफे पर सिमट कर बैठी है। मुझे देखते ही वो रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, हगी। कमरे की हालत देखकर मैं समझ गया कि यान ह्युआन ने उसे परेशान किया होगा। मैंने उसके ठंडे हाथ पकड़े और उसे गले लगा लिया। वो कांप रही थी। उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे सिर्फ मेरी बाहों में सुकून मिलता था। उसे यान ह्युआन की मौजूदगी से नफरत थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई। तुमने मुझे किस क्यों किया? उसने मासूमियत से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये सुनकर उसके कान खड़े हो गए और उसकी आंखों में चमक आ गई। जान जे मुझे पसंद करता है, उसने धीरे से दोहराया। उसने मेरा शर्ट पकड़ा और मुझे सोफे पर ही झुका दिया। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? उसने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया, पर मैं सोच में था कि आगे क्या होगा। मैंने झुककर उसके होठों पर एक छोटा सा किस किया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, कुछ गड़बड़ हो गई। दरअसल यान हुईगान ये सब चुपके से दरवाजे की दरार से देख रहा था। उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि मैं वेन्निंग की हालत का फायदा उठा रहा हूं। वो अपनी जलन दबाकर वहां से दबे पांव निकल गया। अगर पापा को पता चला कि तुम दीदी के साथ ये सब कर रहे हो, तो वो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि जल्द ही मुझे फिर से उसी पुराने स्कूल भेज दिया जाएगा। मैंने देखा कि वेन्निंग फिर से शिकायत भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि मैंने उसे रोक दिया था। मैंने प्यार से उसे समझाया, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो सो जाओ। मैंने उसे बिस्तर की तरफ इशारा किया। वो उदास होकर बिस्तर पे गई और मुझे अपने बगल में इशारा किया, जियांग जे सो जाओ। एक बार साथ सोए या 2 बार, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी हार मानकर नाइट सूट पहनकर उसके पास लेट गया। वो एक छोटी बिल्ली की तरह तुरंत मेरी बाहों में सम गई। दूसरी तरफ यान हीगंग तेजी से शाह फुशिंग के स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि ये खबर सुनकर पापा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहेंगे। उसने दरवाजा खटखटाया। शाह फुशिंग का मूड पहले से ही खराब था। पापा, मैं यान हीगंग हूँ। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला गया। पापा, क्या आप बिजी हैं? शाह फुशिंग ने थकावट से सिर उठाया। मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। पापा, मैं अभी दीदी के कमरे से होकर आया हूँ। जैसे ही उसने वेन्निंग का नाम लिया, पापा के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, पर वो अभी भी थके हुए थे। यान हुगान को गुस्सा आया कि अगर ये जांग जो होता, तो पापा का रिएक्शन कुछ और ही होता। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी शिकायत शुरू करने ही वाला था। वह अपनी बात जारी रखने के लिए तैयार था। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही वो पापा को यह बताएगा कि जियांग जे और वेन्निंग के बीच क्या चल रहा है, खेल खत्म हो जाएगा। डैड वेन्निंग सिस्टर अभी भी जानजो के उतनी क्लोज नहीं है। शाह फुक्शिंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नॉर्मल सी बात है, वो तो मुझसे अपने डैड से भी क्लोज नहीं है। यान हीगांग का चेहरा अजीब हो गया। जियांग जे से कितनी जलसी होती है यार। मैंने अभी देखा जियांग जे और वेन निंग सिस्टर एक दूसरे को हक कर रहे थे। जियांग जे ने तो वेन निंग सिस्टर को किस भी किया। ये सुनते ही सिया फिशिंग पूरी तरह शॉक्ड रह गया, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और खड़ा हो गया। तूने अभी क्या बोला? जांग जे और वेन निंग एक साथ हैं? यान हुईगांग ने फेक शॉक दिखाते हुए नोट किया। हाँ बिल्कुल, जांग जे के रूम में। शाफिक्शन का चेहरा सीरियस हो गया। अपनी आवाज को थोड़ा लो करते हुए बोला, यह बात किसी से मत कहना। यन हुगांग ने शाफिक्शन का रिएक्शन देखा और टोटली सेटिस्फाइड होकर नॉट किया, एकदम इनोसेंट और ओबीडियंट दिखने की एक्टिंग करते हुए। यन हुगांग के जाने के बाद शाफिक्शन आखिरकार फट पड़ा। होली शिट, क्या थ्रिल है। डैम, क्या थ्रिल है। जियांग जो अब उसका दामाद बनने वाला है। वो सोचने लगा कि आखिर गिफ्ट में क्या देना चाहिए। क्या मुझे पहले 30 मिलियन का एक अपार्टमेंट दे देना चाहिए? लेकिन थोड़ा सोचने के बाद शाह फुक्शिंग को लगा कि ये ठीक नहीं होगा। पहले इस मैटर को क्लियर करना होगा। हो सकता है कि जांग जे बस उसे अपनी बहन समझकर कंसोल कर रहा हो। काम डाउन होने के बाद शाह फुक्शिंग वापस बैठ गया। लगता है मुझे खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया गया। यान हुईगांग तुम्हें स्टडी रूम में जाते हुए देखकर मजे ले रहा था। जियांग जे, तुम गुस्सा मत होना यार। तुमने बस नॉट किया। यान हुईगांग तुम्हारी काम और रिलैक्स पीठ को घूरता रह गया, जैसे किसी ने रुई के ढेर पर मुक्का मार दिया हो। उसी वक्त गुयान ने कंफ्यूजन में यान हुईगांग को देखा। क्या हुआ? यान हुईगांग ने कैजुअली कहा, मॉम कुछ नहीं, शायद जियांग जे ने कोई गलती कर दी है। गुयान ने और कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। अगर तुम्हें डांट पड़ती है तो वो बस खुशी होगी। जब तुम शिया फुक्शिंग के स्टडी रूम में एंटर हुए, शिया फुक्शिंग सोच रहा था कि आखिर इनडायरेक्टली तुमसे वेन निंग के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स कैसे पूछे। उसने अपने हाथ की फाइल्स नीचे रखी और बड़े प्यार से पूछा, जांग जे, तुमने खाना खा लिया? तुमने पोलाइटली रिप्लाई किया।
शाह फुक्शिंग ने प्यार से मुस्कुराते हुए डायरेक्टली मेन टॉपिक पर आते हुए कहा, जांग जो तुम्हें मेरी वेन निंग कैसी लगती है? तुमने सीरियसली थोड़ा सोचा और कहा, वेन निंग वो बहुत अच्छी है। शाह फुक्शिंग तुम्हारे डिटेल्ड आंसर का वेट कर रहा था, लेकिन तुम्हारा ये छोटा जवाब सुनकर उसका चेहरा अचानक फ्रीज हो गया। बस इतना ही? कहते हैं ना कि जब कोई अपने पसंदीदा इंसान के बारे में बात करता है तो उसके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। प्यार कभी छुपता नहीं है यार। क्या सच में तुम्हें वेनमिंग पसंद नहीं है? वो अंदर ही अंदर डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन जब उसने सोचा कि वेनमिंग शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, तो उसे लगा कि वो तुम्हें इस मुश्किल में नहीं डाल सकता। खैर जो भी हो, ये लड़का मुझे काफी पसंद है। चांग शक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें लगा था कि सिया फुक्शिंग ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो तुम्हारे मुंह पर 1 मिलियन का चेक मार सके और कहे कि उसकी बेटी से दूर रहो। लेकिन इसके बजाय शाह फुक्शिंग ने कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए और बोला कि वो तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता है। तुम कुछ पल के लिए शांत रहे। सिस्टम ने सोचा, ये कुछ गड़बड़ है। अगर पैसे ही फेंकने हैं तो कम से कम 10 मिलियन होने चाहिए ना। तुम्हारी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। तुमने मजाक में कहा, आप तो बहुत फेमस हैं, तुम्हारी आंखें चमक उठी। इतने अमीर हैं? सिस्टम ने शाह फुक्शिंग की प्रोफाइल चेक की। ये तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा अमीर है। तुमने शाह फुक्शिंग की तरफ देखा। आप पैसे कैसे कमाते हैं? वो थोड़ा झिझका। ये लड़का सच में बहुत तेज है। मैं इसे अपनी कंपनी के सीक्रेट्स कैसे बता सकता हूँ? तुम्हें एकदम सीरियसली सीखने के मूड में देखकर शाह फुक्शिंग का दिल पिघल गया। भले ही मैं कंपनी की बातें नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी एडवाइस तो दे ही सकता हूँ। अगर जांग्स पैसे कमाना चाहता है तो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। पैसे जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी डूब भी जाते हैं। जांग जैसे लड़के के लिए अगर वो थोड़ा गाइड कर दे तो पॉकेट मनी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तुम्हें कुछ कंटिन्यूअसली ऊपर जाने वाले स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स दिखाए। देखो, इन स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़िया चल रही है। तुमने हल्का सा नॉड किया, लेकिन तुम्हारी नजरें नीचे उस हरे रंग के स्टॉक पर टिक गईं। शाह फुक्शिंग ने भी उसे देखा। ये स्टॉक स्टेबल नहीं है, इसमें अप डाउन का रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। फिर उसने थोड़ा सोचा, स्टॉक्स खरीदने के लिए कैपिटल भी तो चाहिए होता है। फिर सोचा, जांग जे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं है तो डैड तुम्हें दे सकते हैं। तुमने नॉट किया। हाँ, मेरे पास है। तो जांग जे के पास कितने पैसे हैं? उसे तुम्हारी पुरानी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसे लगा कि तुम्हारे लिए पैसे होने का मतलब बस कुछ थाउजेंड्स या 10,000 होगा। इसलिए तुमने अपना फोन निकाला और उसे अपना बैलेंस दिखा दिया। अमाउंट में जीरोस की एक बहुत लंबी लाइन थी। वो एकदम ब्लैंक होकर तुम्हें घूरने लगा। इतने सारे? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, तुमने उसके कंप्यूटर पर कुछ देर ऑपरेट किया और पल भर में तुमने स्टॉक खरीद भी लिया। शाह फुक्शिंग ने पूरी तरह शॉक्ड होकर तुम्हारी तरफ देखा। कौन सा खरीदा? तुमने उसकी तरफ देखा, वही वो हरा वाला जो आपने अभी बताया था। शाह फुक्शिंग ने गहरी सांस लेते हुए हेल्पलेस फील किया। कोई बात नहीं, जांग ने शायद बहुत कम इन्वेस्ट किया होगा। उसने पूछा। तुमने शांति से जवाब दिया, मैंने सारा खरीद लिया। शाह फुक्शिंग का चेहरा पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। पैसे बर्बाद करने वाला लड़का, उसने सोचा, और आखिरकार तुम्हें समझाने का प्लान छोड़ दिया। लड़का अभी ना समझ है, कुछ टेंस ऑफ मिलियंस ही तो हैं। अगर डूब गए तो कोई बात नहीं। जान जे, अगर तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाएं तो डैड से मांग लेना। तुमने शाह फुक्शिंग को गहराई से देखा और सोचा कि यह आदमी सच में बहुत अच्छा है। इसलिए जाने से पहले तुमने उसे वार्न करते हुए कहा, डैड, आपको टाइम निकालकर गु यान से डिवोर्स ले लेना चाहिए। शाह फुक्शिंग एकदम सुन्न रह गया। तुमने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उसकी लक बहुत खराब है, वो आपके लिए अनलकी है। शाह फुक्शिंग शांति से तुम्हारी पीठ को घूरता रह गया। क्या ये दोनों सच में माँ बेटे हैं या फिर कोई दुश्मन? कुछ देर सोचने के बाद उसे अपनी कंपनी में चल रही प्रॉब्लम्स याद आईं। क्या सच में वो अनलकी है? उसने अपना सिर हिलाया और उसे अपने ही ख्यालों पर हंसी आ गई। वो इन सब बातों पर कब से बिलीव करने लगा? वैसे भी गुयान से शादी करने के बाद उसने कोई बड़ी गलती नहीं की थी और वो उसे ऐसे ही आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। तुम वापस अपने रूम में आ गए। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही एक कोआला बेयर जैसा सॉफ्ट और गर्म शरीर तुम्हारे ऊपर लटक गया। सुबह तुमने जो पॉरेज उसे दिया था, वैन ने उसे पूरा खत्म कर दिया था। इस वक्त वो व्हाइट नाइट गाउन पहने हुए थी, एकदम इनोसेंट, ओबीडियंट और चुपचाप तुमसे चिपकी हुई थी। वेन्निंग नींद में उबासी ले रही थी। तुम्हारी सेंट को महसूस करते हुए वो तुमसे और चिपक गई। जांगजे, तुम कहाँ चले गए थे? वो नहीं चाहती थी कि जांगजे उसे छोड़कर जाए, 1 मिनट के लिए भी नहीं। तुमने सोचा कि अब उसकी कंडीशन पहले से काफी बेटर है, तो शायद उसे अब दूसरे लोगों से मिलने का ट्राई करना चाहिए। वेन्निंग ने मुंह हाथ धोया, अपने कपड़े चेंज किए और तुम उसे नीचे ले जाने लगे। शुरुआत में वो काफी ओबीडियंट थी, लेकिन जब एलिवेटर लगातार नीचे जाने लगा और तुम बस किनारे खड़े रहे तो वेनमिंग घबरा गई। जांगजे उसे नीचे क्यों भेज रहा है? क्या जांगजे उसे छोड़ने वाला है? वेनमिंग ने उस ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले एलिवेटर डोर पर हाथ मारना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं।
वो तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों से ओझल होते हुए घूरती रही और कंफ्यूजन में अपने कपड़ों का कोना कस के पकड़ लिया। एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, दरवाजा खुला, बाहर से विला के यार्ड में काम कर रहे सर्वेंट्स की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वो डर के मारे एक कोने में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियांग ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। किचन में काम में बिजी जूली ने एलिवेटर की हलचल तो सुनी, लेकिन किसी के कदमों की आवाज नहीं आई। वो कंफ्यूजन में बाहर आए, एलिवेटर का दरवाजा खुला था और एक कमजोर सी लड़की का शरीर कोने में सिकुड़ा हुआ था। जूली अंदर से घबरा गई। वो आगे बढ़कर उसे उठाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे उसकी कंडीशन याद आ गई। इसलिए उसने दरवाजे पर खड़े होकर ही पूछा, मिस आप यहाँ अकेले कैसे? यंग मास्टर जियांग जे कहाँ हैं? वेन मिंग ने अपने हाथों से खुद को जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी लाल थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जूली ने एलिवेटर के अंदर देखा, सच में कोई नहीं था। और तभी वेन मिंग के अंदर से दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी, जैसे कोई छोटा जानवर अपने झुंड से बिछड़ गया हो। उसकी सिसकियां सुनकर जूली का दिल टूट गया। कुछ सर्वेंट्स कंप्लेन करने लगे कि जियांग जे यंग मास्टर ने यंग लेडी को यहाँ अकेला कैसे छोड़ दिया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जियांग जे इतने केयरलेस तो नहीं है। वेन मिंग की रोने की आवाज ने जल्द ही सोफा पर फेस मास्क लगाए बैठी गुयान और उसके पास खड़े यान हुईगांग का ध्यान खींचा। वेन मिंग को देखते ही यान हुईगांग को उसका वो नफरत भरा और खतरनाक चेहरा याद आ गया। उसने फ्राउन किया। क्या डैड ने तुम्हें ये सब कुछ सच सच बता दिया है? इसीलिए तुम्हें अब वापस भेजा जा रहा है? क्या इसीलिए वेन मिंग सिस्टर इतनी सैड है? ये सोचते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो आगे बढ़ा और उसे कंसोल करते हुए बोला, भले ही जियांग जे जा रहा है, लेकिन वेन मिंग सिस्टर, मैं तो हूं ना डैड। मॉम और जूली भी तो हैं, हम सब आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। गुयान थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तुम जा रहे हो? इन बातों ने वेननिंग को पूरी तरह से ट्रिगर कर दिया। गुयान के अल्फाज खत्म होते ही जो सिसकियां पहले दबीदबी थीं, वो अब चीखों में बदल गईं। यान हुईगांग एकदम फ्रीज हो गया और तुरंत डिनाई करने लगा, मैंने वेननिंग को नहीं रुलाया है। वो सीढ़ियों के पास वेट कर रहा था। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। अचानक एक दर्द भरी रोने की आवाज गूंजी और फिर तुम्हारी आवाज एकदम गायब हो गई। वहां खड़े सभी लोग पैनिक में आ गए। क्या करें? मिस ने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, अब हम क्या करें? जब वो सब पूरी तरह से क्लूलेस थे तभी उन्हें तुम्हारी झलक दिखाई दी। उनकी सांसों में जाना ही मिस, जियांग जे आ गया है। वेन मिंग को अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस इतना याद था कि किसी ने कहा था कि तुम जा रहे हो, उसे छोड़कर जा रहे हो, और वो इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं थी। तुम जल्दी से उसके पास गए और उसके बगल में बैठ गए। तुम रो क्यों रही हो? वेन मिंग का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वो हल्की सी हिली। तुम्हारी वो फेमिलियर सेंट महसूस करते ही उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर शिकायतों का ढेर था। जियांग से मत जाओ ना, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बोलते बोलते वो सिसकने लगी। उसका दर्द देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। तुमने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। वेनिंग ने सीधा कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने नीचे झुककर उसकी आंखों पर किस किया। वेनिंग ने फिर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने नीचे झुककर उसकी आंखों पर किस किया। सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अभी बस सीढ़ियों के पास से तुम्हें ही देख रहा था। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। आखिरकार वेन निंग के आंसू रुक गए और वो थक कर तुम्हारी बाहों में गिर पड़ी। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, जियांग जे, मैं थक गई हूं। तुमने बिना कुछ कहे उसे कसकर अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वापस रूम की तरफ ले जाने लगे। वहां खड़े तीनों लोगों के चेहरे देखने लायक थे। उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। भले ही तुम्हारे बीच ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन इस तरह की क्लोजनेस बहुत अजीब थी। उनका रिलेशन कुछ तो अजीब था। तुम एलिवेटर का बटन दबाने ही वाले थे कि गु यान ने तेजी से आगे बढ़कर तुम्हें रोक लिया। वेट, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर उसने अपनी आंखों से ना देखा होता तो उसे बिलीव नहीं होता कि तुम वेन निंग को सेड्यूस करने की कोशिश करोगे। तुमने एक हाथ से वेन निंग को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से गु यान के हाथ को झटक दिया। तुमने बस हल्का सा पुश किया और वो एलिवेटर से सीधा बाहर जा गिरी। वो पूरी तरह शॉक में तुम्हें घूरती रह गई। तुमने अपनी मॉम पर हाथ उठाया। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। तुमने शांति से रिप्लाई किया, गुयान, तुम सच में बहुत अनाइंग हो। यान हुईगम तुम्हें पूरी तरह से घूरने लगा। इसे अभी तक यहां से भेजा क्यों नहीं गया? क्यों? तुम वेनिंग को किस कैसे कर सकते हो? शाफुशिंग इसे इतनी छूट क्यों दे रहा है? क्या वो तुम जैसे जंगली भेड़िए को अपनी बेटी के इतने करीब आने देगा? गुस्से में पागल होकर यान हुईगंग ने गु यान को कंसोल तक नहीं किया। वो बस अपनी आंखों के सामने तुम्हें वेनिंग को सीढ़ियों के ऊपर ले जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में नफरत भर गई थी। उसने अपना फोन उठाया और बाहर शराब पीने निकल गया। फुशिंग सिटी का सबसे फेमस बार था जहां खर्चे इतने हाई थे कि ये शहर के अमीरों का अड्डा था। पहले यान हुईगैंग यहां जाने के बस सपने देखता था, लेकिन अब उसके पास बहुत पैसा था। शाह फैमिली का बैकअप होने के बाद ऐसी कौन सी जगह थी जहां वो नहीं जा सकता था? तुम्हें घर से बाहर निकालने का प्लान बुरी तरह फेल हो गया था।
उसने लगातार कई कॉकटेल्स पी लिए। बारटेंडर ने उसे और ड्रिंक सर्व की। तभी कुछ फ्लर्टेशियस अमीर लड़कियां उसके पास आईं। हे लिटिल ब्रदर, अकेले हो क्या? उस औरत के इतना क्लोज आने से यान हीगान हवा में उड़ने लगा। साफ है कि वेनमिंग को पहचानना ही नहीं आता। देखो बाकी सब मुझे कितना पसंद करते हैं। यान हुईगांग ने शराब का एक घूंट लिया और बोला, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। उन लड़कियों के मन में कुछ और ही चल रहा था। ऐसे लड़के तो बेड पर बहुत मजेदार होते हैं। अपने होठों को छूते हुए वो औरत और करीब आ गई। इतने रूखे मत बनो ना बेबी, सच में तुम बहुत क्यूट हो। यान हुईगांग ने उसे वार्न किया, मुझसे दूर रहो, मैं बता रहा हूँ मैं बहुत खतरनाक हूँ। वो सब हंसने लगी। थोड़ी दूर पर बैठी जान योवेन ने अपना सिर पीछे किया और शराब का गिलास खाली कर दिया। जब यान हुईगांग अंदर आया था तभी उसने उसे नोटिस कर लिया था। कितना अजीब है, ये ना तो हैंडसम है ना ही कुछ स्पेशल, बल्कि बेवकूफ सा लग रहा है। उन लड़कियों की आवाजें सुनकर जांग योवे ने एक हल्की सी स्मर्क दी। उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाला भाव था। ये इतनी छोटी सी चालाकियां दिखा रहा है जो एक नजर में समझ आ जाती हैं। टोटली बोरिंग। उसने अपना खाली ग्लास बार काउंटर पर रखा और जाने के लिए मुड़ी। अभी 2 कदम ही चले थे कि एक जोर का हंगामा सुनाई दिया। औरतों की मीठी मीठी बातें सुनकर यान हुईगांग मजे तो ले रहा था, लेकिन जो औरतें दिखने में अच्छी नहीं थीं उन पर वो ध्यान नहीं देता। यान हुईगांग ने बिल पे करने और वहां से निकलने का प्लान बनाया। वेटर ने कार्ड स्वाइप किया और उसका चेहरा अजीब हो गया। सर, कार्ड में बैलेंस खत्म हो चुका है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कार्ड तो उसे शाह फुशिंग ने दिया था, जिसमें हर दिन 2000-30,000 की पॉकेट मनी आती थी। बैलेंस कैसे खत्म हो सकता है? यान हुईगांग ने घबराकर बिल देखा। एक ड्रिंक 8,000 से 30,000 तक की थी और कोई लिमिट भी नहीं थी। और नशे में धुत होकर उसने अभी अभी 7-8 ग्लास टटक लिए थे, वो भी बारटेंडर की स्पेशल कॉकटेल्स। यान हुईगांग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये सब शाह फुशिंग की गलती है, वो बहुत पार्शल है। उसने मुझे इतनी कम पॉकेट मनी दी कि मैं ढंग से शराब भी नहीं पी सकता। अगर आज जांग जे यहाँ आया होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होता? वो अमीर लड़कियां जो बोर होकर वहां से जाने वाली थी, उन्होंने ये सारा ड्रामा देख लिया। उनकी नेता ने बड़े ही एरोगेंट तरीके से कहा, एक छोटा सा बारटेंडर हमारे प्यारे और मासूम से लिटिल ब्रदर को ऐसे कैसे तंग कर सकता है? यान हुईगांग ने लाचारी में अपना सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस अमीर लड़की का शुक्रगुजार था। उसने अपना कार्ड निकाला और कहा, लो इसे स्वाइप करो। यान हुईगांग ने पूरी ग्रैटिट्यूड के साथ उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। उस औरत ने मजे लेते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। ऑफ कोर्स, इतने क्यूट से लिटिल ब्रदर को कोई परेशान करे तो कोई भी हेल्प करेगा ना। वो औरत यन हुईगांग से एकदम सटकर खड़ी हो गई और पूछा, क्या तुम जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? यन हुईगांग का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं नहीं शुक्रिया, इतनी रात को किसी अनजान औरत के साथ जाना ठीक नहीं है। इतनी सेफ्टी अवेयरनेस तो उसमें थी। औरत का चेहरा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं तो इसमें हर्ज ही क्या है? यान हुईगांग की गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत ने यान हुईगांग को एक ऐसा शुगर बेबी समझ लिया था जो बिना पैसों के भी हाई क्लास जगहों पर ऐश करने आता है। यान हुईगांग को खतरा महसूस हुआ। वो घबराते हुए बोला, सॉरी, मुझे घर जाना चाहिए, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। बाकी की लड़कियां भी उसे घेरने लगी। यान हुईगांग अब सच में डर गया था। उसने मदद के लिए वेटर की तरफ देखा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। इस वक्त यान हुईगांग पूरी तरह से होपलेस फील कर रहा था। अगर इस वक्त कोई मेरी मदद कर दे तो मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहूंगा। जैसे ही उस अमीर लड़की का हाथ यान हुईगांग को छूने ही वाला था, अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। दिन में तुमने अपनी ऑटिस्टिक सिस्टर का हाथ पकड़ा था और रात होते ही वो चुपके से तुम्हारे ब्लैंकेट में घुस गई। यहाँ तक कि सुबह सर्वेंट्स ने देखा कि जो यंग लेडी कभी अपने रूम से बाहर कदम तक नहीं रखती थी वो गायब थी। बाहर शोर मचता देख तुमने आंखें खोली और महसूस किया कि तुम्हारी बाहों में कोई सॉफ्ट और फ्लफी सी चीज थी। तुमने नीचे देखा तो तुम्हारी नजरें सीधा वेन निंग की आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखों से जा मिली। उधर बार में जैसे ही उस अमीर लड़की का हाथ यान हुईगांग को छूने वाला था, अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। बस, बहुत हो गया है। एक ठंडी आवाज गूंजी, जिससे किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। वो अमीर लड़की भड़क उठी। किस कमीने की हिम्मत हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी तो जान ही निकल गई। जांग 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 योवे, शहर की सबसे फेमस यंग बिलियनर, जो अपनी रूथलेस टैक्टिक्स और बिजनेस स्किल्स के लिए मशहूर थी। पिछले कुछ सालों में जियांग फैमिली की पावर आसमान छू रही थी। जिसने शाह फैमिली तक को पीछे छोड़ दिया था, वो अमीर लड़की उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो घबराते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका आदमी है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो सब दुम दबाकर वहां से भाग गई। सच कहा जाए तो जान योवे को खुद भी नहीं पता था कि उसने आकर मदद क्यों की। उसने यान हुईगांग की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो?
यान हुईगंग की आंखें चमक उठीं। जियान युवे और वैन निंग की ब्यूटी एकदम अलग थी, लेकिन दोनों ही दिल धड़काने वाली थीं। और अभी वो लड़कियां इससे कितना डर रही थीं, इसका स्टेटस पक्का बहुत पावरफुल होगा। यान हुईगंग को पल भर में लगा जैसे उसे प्यार हो गया हो। तुम्हारे घर में वैन निंग शायद रोते रोते थक गई थी और तुम्हारी बाहों में सिर रखकर गहरी नींद में सो गई थी। तुमने उसे आराम से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उठा दिया। थोड़ी ही देर बाद उस छोटी सी बच्ची ने बेचैनी में अपनी भौहें सिकोड़ी और नींद में बुदबुदाने लगी। वो बहुत ही हेल्पलेस लग रही थी। तुमने उसके माथे को छुआ, शायद इसे बुखार है। शाह फुक्शिंग बहुत टेंशन में आ गया। उसने तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में वेन निंग को आईवी ड्रिप लगा दी गई। वेन निंग करीब 10 बजे उठी। उसने आंखें खोली और सीधा तुम्हें घूरने लगी। अगर सिया फिशिंग अंदर नहीं आता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये छोटी सी बच्ची तुम्हें कब से घूर रही है। तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका माथा चेक किया। बुखार उतर चुका था। जैसे ही तुम अपना हाथ वापस लेने लगे, वैन निंग ने फुर्ती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसकी काली आंखें किसी प्रेशियस जेमस्टोन की तरह चमक रही थीं। पास खड़े शाह फुक्सिंग ने तुम दोनों को देखा और भारी मन से चुपचाप रूम से बाहर चला गया। तुमने वैन निंग के छोटे से चेहरे को छुआ। तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। जांगजे को मेरे साथ रहना होगा। तुमने ऊपर से उसे देखा। तुम अब 18 से ऊपर की हो चुकी हो। अब तुम कोई बच्ची नहीं रही। वैन निंग ने पलकें झपकाई और सेटिस्फैक्शन के साथ मुड़ गई। वैन निंग ने अपनी पलकें झपकाई, वो सेटिस्फैक्शन के साथ बेड पर पलटी और धीरे धीरे तुम्हारे करीब खिसक आई। आंखें बंद करते हुए वैन निंग ने तुम्हारे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जियांगजे मुझे हग करो ना। और किस भी। वैन निंग ने अपने होंठ भींचे और एक पपी आइज वाला हेल्पलेस लुक देकर तुम्हें देखने लगी। जब तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो दूसरी तरफ मुड़ी और धीरे से बोली, गुड नाइट। वैन निंग पूरी तरह से तुम्हारी बाहों में समाई हुई थी। अगले दिन जैसे ही तुम सोकर उठे, सिया फुक्शिंग ने तुम्हें जल्दी से स्टडी रूम में खींच लिया। हम स्टडी रूम में आ गए हैं। सिया फुक्शिंग का चेहरा बहुत सीरियस था। स्टॉक मार्केट ओपन हो गया है। तुम उसे देखने लगे, एकदम काम और रिलैक्स्ड। ठीक है। सिया फुक्शिंग को लगा कि शायद तुम्हें अभी रिजल्ट्स का पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें परवाह नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को काम डाउन करने की पूरी कोशिश की। जांग, तुम तो अमीर हो गए। तुमने टोटल 80 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और सब कुछ डबल हो गया। कल दोपहर को इस स्टॉक की वैल्यू अचानक आसमान छूने लगी और आज मार्केट ओपन होते इसने बाकी सभी स्टॉक्स को पीछे छोड़ दिया है। शाह फुक्शिंग ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? शाह फुक्शिंग ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तुम बिल्कुल शांत थे, जैसे ये सिर्फ लक हो। शाह फुक्शिंग को लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत अस्थिर थे। उन्हें जानबूझकर चुनना मुमकिन नहीं था। उसने पूछा कि तुम इन्हें कब सेल करने का प्लान कर रहे हो? तुमने थोड़ा सोचा और कहा, अभी क्या ये सही रहेगा? हालांकि शाह फुक्शिंग को लगा कि यह बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्टॉक्स अभी और हाई जा सकते थे। पर उसने तुम्हारी बात मान ली। आखिर उसके लिए यह छोटा सा अमाउंट ही तो था। तुमने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए और रिजल्ट ये रहा कि पैसा 3 गुना बढ़ गया। तुम रातों रात एक छोटे मिलियनर बन गए। तुम्हें लगा कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, जो खरीदा वही बढ़ गया। सिर्फ 1 महीने में इतना प्रॉफिट। इस बीच वेन निंग की हालत में भी थोड़ा सुधार आया था, पर अजनबियों को देखकर वो अब भी डर जाती थी। तुम्हें लगा कि उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह ठीक नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। तुमने उसे लोगों से मिलने के लिए मजबूर नहीं किया। इधर शाह फुक्शिंग की कंपनी में इतना काम था कि वो कई दिनों से घर नहीं आया था। गुयान परेशान होकर राजधानी से पूछने लगी, शाओबांग, क्या तुम्हारे पापा का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है? खाना खाते हुए तुमने अपनी आंखें घुमा ली। तुम्हें पता था कि बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है और इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारी बदकिस्मती का साया न होता तो तुम्हारा होने वाला ससुर इतना परेशान नहीं होता। पर तुम अपनी माँ के सामने ये सब बोल नहीं सकते थे। तुमने बिना किसी एक्सप्रेशन के खाना खाया, कपड़े बदले और वेन निंग के लिए डिनर लेकर ऊपर चले गए। गुयेन ने तुम्हें जाते हुए देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। वो चिल्लाई, जांगजे रुक जाओ, अभी माँ ने खाना खत्म नहीं किया और तुम जा रहे हो? क्या तमीज नहीं है? शाह फुशिंग घर पर नहीं था, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं था। गुयेन इन दिनों तुम्हें नफरत भरी नजरों से देख रही थी, पर तुमने उसे इग्नोर किया और ऊपर चले गए। उसने फिर से राजधानी की तरफ देखा। शाओगैंग, तुम्हारे पापा सच में किसी और के पास तो नहीं चले जाएंगे ना? राजधानी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं होगा। पर उसके मन में भी कुछ और चल रहा था। उसे उस रात वाली औरत की याद आ रही थी जिसने उसे फैसिनेट कर दिया था। उसके अंदर प्यार की आग भड़क रही थी और वो उसे फिर से देखना चाहता था। पर उसे अफसोस था कि उस रात उस औरत ने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। उसे बस इतना याद था कि उसे जियांग सिस्टर कहा गया था। क्या यह कोई क्लू था जो उसने जानबूझकर छोड़ा था? क्या वह चाहती थी कि मैं उसे ढूंढूं? ये सोचते ही रागदानी का खाने से मन भर गया और वह भागकर ऊपर चला गया।
उसी वक्त जियांग यूवे अपने डेस्क पर फाइलों का ढेर चेक कर रही थी। शाह कॉरपोरेशन की मुश्किलों ने उसे मार्केट एक्सपैंड करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिया था। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ राजधानी की आवाज आई। गेस करो मैं कौन हूं? जियांग यूवे ने ध्यान से नंबर देखा। उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी, पर यह नंबर उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद रॉन्ग नंबर होगा, यह सोचकर उसने कॉल काट दिया। राजधानी सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने उसका फोन काट दिया। वो मुस्कुराया। शायद वो हार्ट टू हार्ट खेल रही थी। उसे लगा यही एक सक्सेसफुल वुमन का अंदाज होता है। उसने डेटा निकाला तो पता चला कि जियांग यूवे एक मशहूर एंटरप्रेन्योर है, जिसका रुतबा शाह फुक्शिंग के बराबर है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ऐसी औरत मेरे लेवल की होगी? उसने फिर कॉल किया, पर बार बार रिजेक्ट होने के बाद आखिर में जियांग यूवे ने गुस्से में फोन उठाया। उसकी आवाज कोल्ड और मिस्टीरियस थी। सर, आपने गलत नंबर मिलाया है। राजधानी को यह भी रोमांटिक लगा। उफ, मैंने गलत नंबर नहीं लगाया। जांग सिस्टर जांग यूए के चेहरे पर शिकन आई और अगले ही पल उसने फोन काट दिया। उसने फौरन नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तभी असिस्टेंट अंदर आई और जांग यूवे का पीला चेहरा देखकर ठिठक गई। मैम, क्या आप ठीक नहीं है? जांग यूवे ने सर हिलाया, पर उसकी आंखों में अभी भी खौफ था। नहीं, बस किसी मेंटल हॉस्पिटल से कोई हरासमेंट कॉल था। इधर रागदानी मायूस था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। वह फूशिंग जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने तुम्हें वेन निंग के साथ टहलते हुए देखा। तुम अक्सर खाने के बाद उसे गार्डन में ले जाते थे। अपनी लव लाइफ का कोई अतापता ना देख रागदानी को वेन निंग का तुम्हारे साथ चिपकना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुम्हारे पीछे आकर बोला, जानजे, एक बहुत ही ब्रिलियंट औरत मुझे चेस कर रही है। क्या मुझे यस कह देना चाहिए? वो बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, पर तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। तुमने रूखेपन से कहा, मुझसे क्या लेना देना? रागदानी चिढ़ गया। अरे, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो तौर पर बीमार लड़की को ही कॉर्पोरेशन को तुमने महसूस किया कि रेनिंग ने उसे पूरा यकीन था कि वो औरत उसके प्यार में पागल हो। वह सब समझ रही थी और उसका मूड खराब हो गया। अपनी भौएं सिकोड़ ली। तभी एक चीख सुनाई। तो फिर मुझे लगता है कि तुमने उसके साथ और सीढ़ियों से सीधा हैरान रह गया और पूछने लगा कि इतनी चोट लगी कि आवाज तक और पापा राइवल्स। आवाज सुनकर गुयान ऊपर से साइड लोगे। उसने देखा कि राजधानी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था और नीचे गिरे हुए समझ गया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है। गुयान जब हम साथ होंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और भागती हुई पापा के बीच जूली ने चढ़ते हुए हाथ पूछे। पर जब उसने राजधानी को दर्द में तुम्हें ठीक लगा तो वो भी डर गई। ठंडी आग, हालांकि वो ताना मारा पसंद नहीं करती थी। मुझे पता है तुम जल रहे हो, पर वो उन्हें मरते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। सबने मिलकर उसे उठाया। जूली ने डॉक्टर को कॉल किया। काम खत्म होते ही गुयन ने तुम्हारी तरफ देखा। रुक जाओ। इस बार उसकी आवाज में जहर था। तुमने वेन निंग का हाथ सहलाया। वह कांप रही थी। तुमने धीरे से कहा, सब ठीक है। गुयेन ने गुस्से में वेन निंग से पूछा, क्या तुमने इसे सीढ़ियों से धक्का दिया? मैं अभी इसके पास खड़ी थी। उसने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो। वहां सिर्फ तुम दोनों थे। क्या शाओ गैंग खुद गिर गया? वह बकवास किए जा रही थी। तुमने उसे चुप कराते हुए कहा, रागदानी अभी मरा नहीं है। गुयान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम अपने भाई की मौत की दुआ कर रहे हो? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारी तरफ अपनी नुकीली लाल नाखूनों वाली उंगली तानकर झपटी। तुम्हारी आंखों में ठंडक थी और तुम पीछे हटने ही वाले थे। तभी वेनिंग ने अपनी लाल आंखों के साथ तुम्हें पीछे किया और तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। जांग जे को परेशान मत करो। गुयन हक्की बक्की रह गई। शाओनिंग, तुम हटो। मैं अपने बेटे को सबक सिखा रही हूं, तुम बीच में क्यों आ रही हो? उसने तुम्हें खींचने की कोशिश की, पर वेनिंग अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी आंखें गीली थीं, पर उनकी चमक डरावनी थी। मैंने कहा, जांग जे को हाथ मत लगाना। उसी वक्त शाह फुसिंग घर पहुंचा। वह थका हुआ था। कंपनी में एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे थे। बिजनेस में घाटा, इंफॉर्मेशन लीक और जांग कॉरपोरेशन ने उसकी जमीनों की बिडिंग रुकवा दी थी। इन्वेस्टर्स हाथ खींच रहे थे। उसे लगा घर आकर शांति मिलेगी, पर उसे गुयान के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बुरी तरह चिढ़ गया। गुयान उसके गले लगकर रोने लगी। वह अपने पति से सहारा चाहती थी, पर सिया फुक्शिंग ने उसे पीछे हटा दिया। गुयान ने आंसू पोंछते हुए कहा, जियांगजो ने शाओ बैंग को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो उसे मारना चाहता है। मैंने कैसा राक्षस पैदा किया है जो अपनों का ही खून करना चाहता है? शाह फुक्शिंग हैरान रह गया। क्या रागदानी मर गया? गुयन सन्न रह गई। क्या मतलब? नहीं, वो जिंदा है। शाह फुक्शिंग ने चैन की सांस ली। अगर वह जिंदा है तो तुम खून जैसे लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? गुयन को गुस्सा आया। उसे लगा कि शायद तुम उसके खिलाफ कान भर रहे हो, इसलिए शाह फुक्शिंग उसे इग्नोर कर रहा है। वो अपना गुस्सा भूलकर पूछने लगी, हस्बैंड, आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? शाह फुक्शिंग ने कहा कि कंपनी में कुछ काम था। गुयान डर गई। उसके पिछले पति ने भी डूबने से पहले यही कहा था। उसने पूछा कि क्या सब ठीक है?
पर शाह फुक्शिंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने तुमसे प्यार से पूछा, जियांगजे, तुम्हारी माँ कह रही है कि तुमने उसे धक्का दिया, क्या हम सीसीटीवी चेक कर सकते हैं? मुझे तुम पे भरोसा है पर तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। गुयान अकड़कर बोली, सीधी सी बात है, उसने ही किया है। फुटेज देखने की क्या जरूरत है? शाह फुक्शिंग का चेहरा उतर गया। वे सब सीसीटीवी रूम में गए। रिकॉर्डिंग में रागदानी की वह बात साफ सुनाई दी, तुम तो सिर्फ एक दिमागी बीमार लड़की ही ढूंढ पाए हो। गुयान को यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा बोल सकता है। शाह फुक्शिंग का दिल भारी हो गया। उसे समझ आ गया कि रागदानी का असली चेहरा क्या है। सामने से तो वो उसे सिस्टर कहता था, पर पीठ पीछे ऐसी घटिया बातें, ऊपर से जांग योवे की कंपनी की मुश्किलें, और तुम्हारी वो बैड लक वाली बात। उसे शक होने लगा कि ये माँ बेटा जानबूझकर घर में मनहूसियत ला रहे हैं। उसका रवैया गुयान के लिए एकदम ठंडा हो गया। उसने गुस्से में कहा, दिमाग ठिकाने रखने के लिए थोड़े अखरोट खाया करो, पागलों जैसी बातें मत किया करो। अपने सगे बेटे का ख्याल नहीं रख सकती और दूसरे के घर की स्टेप मदर बनने चली है। गुयान उसे रोकने की कोशिश करती रही। मुझसे गलती हो गई, जहां तक तुम्हारी बात थी तुम गुस्से में मिन को लेकर बाहर निकल गए, इससे पहले कि तुम्हारा सब्र टूट जाए। शाह फुक्शिंग भी बिना कुछ सुने वहां से चला गया। गुयान अकेली रह गई। उसका दिमाग सुन्न था। उसका बेटा और पति उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? जब वो मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकली तो उसे खालीपन महसूस होने लगा। इधर रागदानी की चोट उतनी गहरी नहीं थी। जैसे ही उसने गुयान को देखा वह नाटक करने लगा, मम्मी, जियांग जो ने मुझे धक्का दिया, वो बहुत बुरा है। गुयान हिचकिचाई क्योंकि उसने सच देख लिया था। शाओगैंग, उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया। रागदानी अब जिद पर अड़ गया, आप पापा से कहिए कि उसे घर से निकाल दें। जैसे ही शाह फुशिंग का नाम आया, गुयान का मूड और खराब हो गया। शाओगैंग, तुमने वेन निंग के बारे में ऐसा क्यों कहा? अगर तुम बदतमीजी नहीं करते तो पापा गुस्सा नहीं होते। रागदानी समझ गया कि गुयान पैसों और अपने प्यार के लिए किसी को भी छोड़ सकती है। उसे अपनी जगह पक्की करनी थी। उसने फौरन अपनी आवाज बदली और रोनी सूरत बना ली, मम्मी, क्या आप मुझे डांट रही हैं? मैंने वेनिंग सिस्टर को कुछ नहीं कहा। गुयान को यकीन नहीं हुआ। रागदानी ने अपनी चाल चली, शायद जांगजे ने आपके कान भरे हैं। वह हमेशा ऐसा ही करता है। उसने गुयान का हाथ पकड़कर मासूमियत का नाटक किया। मम्मी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो तो पापा को आपके खिलाफ भड़काता रहता है। गुयान को गुस्सा आने लगा। तुम सही कह रहे हो। मैं शाह फुक्शिंग का इतना ख्याल रखती हूं, फिर भी वो मुझसे दूर भागता है। यह सब उस यांगजे की चाल है। रागदानी ने राहत की सांस ली और एक और तीर छोड़ा। उसने तो आपको बैड लक यानी मनहूस भी कहा था ना? ये सारी मुसीबतें उसी की वजह से आ रही हैं। रागदानी ने यह झूठ बड़ी सफाई से बोला। मनहूस शब्द सुनते ही गुयान का चेहरा उतर गया। उसे सब समझ आने लगा। हाँ, जब फॉर्चुनेट एलर्ट ने भविष्यवाणी की थी तब जांगजे भी वहीं था। शायद वो मेरे बारे में नहीं, उसके बारे में बात कर रहा था। उसे याद आया कि जब उसका पिछला पति मरा तब भी जांग्स पे पास था। फिर वो उसे लू परिवार में ले गई, वहां भी बर्बादी हुई। सिर्फ मुझे ही मनहूस क्यों कहा जाए? क्या पता वह खुद ही मनहूस हो? ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उसने रागदानी को गले लगाया। बेटा, तुम ही मेरे सच्चे साथी हो, मुझे माफ कर दो। रागदानी मुस्कुराया। मम्मी, अब क्या होगा? गुयान ने ठंडेपन से कहा, तुम फिक्र मत करो। अगर जियांग गद्दारी करेगा तो मैं उसे इस घर से बाहर फेंकने में देर नहीं लगाऊंगी। उस रात जब तुम सो रहे थे तो वही दिमागी बीमार लड़की चुपके से तुम्हारे बेड में घुस गई और सुबह पूरे घर में शोर मच गया कि घर की बड़ी बेटी गायब है। बाहर हो रहे हंगामे के बीच जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुमने महसूस किया कि तुम्हारी बाहों में कोई नरम सी चीज सिमटी हुई है। तुमने नीचे देखा तो वेनमिंग की मासूम आंखें तुम्हें देख रही थीं। उधर रागदानी की टांग टूटी हुई थी, इसलिए उसका जियांग योवे से मिलने का प्लान धरे का धरा रह गया। उसे इंतजार करना पड़ा जब तक यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स शुरू नहीं हो गए। तुम दोनों का ट्रांसफर एक नई और मशहूर यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसे शहर के बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर बनाया था। वहां पढ़ने वाले सभी बहुत अमीर थे, इसलिए तुम्हारे और रागदानी के पेपर्स बड़ी आसानी से क्लियर हो गए। उस दिन तुमने ब्लैक जैकेट और ग्रे पैंट्स पहनी थी। हालांकि कपड़े थोड़े लूज थे, पर तुम पे बहुत जंच रहे थे। वेनिंग तुम्हें बस देखती ही रह गई। वो तुम्हारे करीब आई और धीरे से बोली, जांग जे बहुत हैंडसम लग रहा है। तुमने उसके माथे पर हाथ मारा, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। अचानक उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम एक पल के लिए रुके, तुम उसे बताना भूल गए थे। तुमने उसके सर को सहलाते हुए कहा, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। उसने मासूमियत से पूछा, क्या नहीं जाना मुमकिन है? तुमने ना में सर हिलाया। उसने उदास होकर तुम्हें हक किया। तुम अपना कॉलर ठीक करते हुए रुक गए। आज वो बहुत शांत थी। घर से निकलते वक्त तुमने मुड़कर देखा, वह अपनी बेयर पजामस में खड़ी तुम्हें बाय कह रही थी। गाड़ी में बैठते ही रागदानी चिल्लाया, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी?
तुमने उसे अनसुना कर दिया। जैसे ही गाड़ी चली, दरवाजे पर खड़ी वेननिंग का चेहरा उदास हो गया। इधर रागदानी को आधा महीना हो गया था। जांग योवे से बात किए बिना वो डरा हुआ था कि कहीं वो उसे भूल ना गई हो। वो अपना टी स्टाइल यानी मासूमियत का नाटक भी भूल गया था। जैसे ही वे यूनिवर्सिटी पहुंचे, रागदानी ने दूर से एक औरत को देखा। उसने ग्रे बिजनेस सूट पहना था और बाल एकदम करीने से बंधे थे। हालांकि वो सिर्फ साइड फेस देख पाया, पर वो समझ गया कि ये वही है, कोल्ड और क्लासी। रागदानी ने बिना कुछ कहे भीड़ की तरफ दौड़ लगा दी। ड्राइवर, जो सालों से श्या फिशिंग के लिए काम कर रहा था, उसने एक बैंक कार्ड तुम्हारी तरफ बढ़ाया। जियांग जे यंग मास्टर साहब ने यह आपके लिए भिजवाया है। उन्होंने कहा कि यह एक बाप की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। हालांकि तुम्हारे पास पहले से पैसे थे, पर तुमने उसे रख लिया ताकि श्या फुचिन को पिता होने की खुशी मिल सके। सबको पता था कि तुम दोनों स्या फैमिली से हो, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई तुम्हें परेशान करने की। पर लड़कियों ने नोटिस किया कि यह नया लड़का बहुत कूल और हैंडसम है। वह चुप रहता था पर डरावना नहीं था। जब ड्राइवर तुम्हें लेने आया तो तुम्हारे हाथ छोटे छोटे गिफ्ट से भरे हुए थे। कुछ शर्मीली लड़कियों ने आखिरी पल में तुम्हारे हाथ में प्रेजेंट थमाए और भाग गईं। ड्राइवर हंसने लगा। यंग मास्टर, आप तो बहुत पॉपुलर हैं। तुम उन्हें वापस करना चाहते थे, पर वे जा चुकी थी। रागदानी ने जब ये नजारा देखा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि इन लड़कियों को आखिर तुम में ऐसा क्या दिख रहा है। वह बुरी तरह चिढ़ गया था। तुम्हें देखते ही मन करता है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीनकर फेंक दूं। यान हुई अभी अभी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ किसी को ढूंढने गया था, पर काफी तलाश के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। उसके दिल में एक अजीब सी निराशा थी। जब ओपनिंग सेरेमनी का वक्त आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जांग योवे ही इस स्कूल का इन्वेस्टर है। वो आज यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर स्पीच देने आया था। क्या ऐसे ही कहते हैं किस्मत का खेल? यान हुई बहुत एक्साइटेड हो गया। सालों का इंतजार जैसे खत्म हो गया। क्या ये सब पहले से ही तय था? स्पीच खत्म होते ही वो तेजी से उसके पीछे भागा। जांग योवे अपने काम में बिजी थी और उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसने इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए हाँ ही क्यों कही। इससे अच्छा तो वो दो चार फाइल्स और चेक कर लेती। वो बस निकलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी स्लीव पकड़ ली है। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था। जांग युवे ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम कौन हो? कोई काम है क्या? यनहुई थोड़ा शर्मा गया। उसे यकीन हो गया कि जांग योवे वाकई उसे भूल चुकी है। सिर्फ आधा महीना और वो उसे भूल गई। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जब उसने नजरें उठाईं तो उसकी आंखों में एक अलग ही जिद थी। उसने कहा, मैं यान हुई हूं। जांग सिस्टर फैक्टोरियल। जांग योवे को कुछ धुंधला सा याद आया। असल में इस जांग सिस्टर वाले संबोधन ने उसे काफी झटका दिया था। उसने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए रूखेपन से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। यान हुई ने उसका हाथ पकड़कर रखना जारी रखा और बोला, आप मुझे कैसे नहीं जानती? आधा महीना पहले ही तो आपने मेरी हेल्प की थी। इससे पहले कि जांग योवे कुछ कह पाती, उसने हाथ छोड़ दिया और बोला, कोई बात नहीं। शायद अभी आप मुझे ठीक से नहीं जानती, पर मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं आपको परस्यू करूंगा। आप मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगी। मैं आपका पीछा करूंगा और देखना, आपको मुझसे प्यार हो ही जाएगा। यान हुई ने एक नखरे के साथ अपना सिर घुमाया। जांग योवे को यह सब बहुत बकवास लगा। उसे लगा जैसे ये कोई पागल है। उसके असिस्टेंट ने हाथों में फाइल्स थामे हुए उन दोनों को ऊपर नीचे देखा। क्या जांग सिस्टर की लाइफ में प्यार की बहार आने वाली है? यान ही को लगा कि उसकी इन सीधी बातों से जान योवे इंप्रेस हो जाएगी, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वो अपने असिस्टेंट के साथ पहले ही जा चुकी थी। यान ही ने गुस्से में अपने पैर पटके। उसे अपनी चांद पर पूरा भरोसा था। उसे लगा ही नहीं था कि जांग योवे उसे रिजेक्ट कर पाएगी। ये नजारा देखकर वो अपनी सीट पर बैठा और सारा सामान गाड़ी में ठूंस दिया। उसने यान हुई से पूछा कि क्या वो नहीं चल रहा? यान हुई गुस्से से पागल हो रहा था। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसने अपना सिर खिड़की से टिका लिया। जब वो दोनों जांग मैंशन पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही वेन निंग को दरवाजे पर खड़े देखा। वो अपनी मासूम आंखों से इंतजार कर रही थी। जैसे उसने गाड़ी देखी, वो दौड़ कर आई। दरवाजा खुलते ही यान हुई ने बड़े प्यार से कहा, वेन निंग सिस्टर, क्या आप मुझे रिसीव करने आई हैं? पर वेन निंग ने उसे एक तीखी नजर से देखा। यान हुई का चेहरा एकदम से उतर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वेन निंग बड़े प्यार से तुम्हारी बाहों में समा गई। जांग सिस्टर, मुझे आपकी बहुत याद आई। तुमने उसके नन्हे हाथों को सहलाया और कहा, आज रात तुम मेरे कमरे में आ सकती हो। वेन निंग ने मासूमियत से सिर हिलाया। यान हुई हैरानी से तुम दोनों को जाते हुए देखता रहा। क्या अभी वेन निंग ने उसे घूरा था? वो काफी डरावना था। फिर उसने अपना सिर झटक दिया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? वेन निंग तो कितनी भोली है। अगर तुम बीच में ना आती तो शायद वो अब तक वेन निंग के साथ काफी क्लोज हो चुका होता। यान हुई की आंखों में एक चमक आई। जांग योवे वाली साइड पर प्रोसेस धीमा है, तो क्यों ना वेन निंग पर हाथ आजमाया जाए। आखिर पुराने जान पहचान वालों से वेन निंग अब उतनी नफरत नहीं करती।
तुम और वैन निंग बस सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे। वैन निंग अब उतनी असहज नहीं लगी थी। जैसे ही तुम दोनों ऊपर जाने लगे, ड्राइवर पीछे से भागा हुआ आया। उसके हाथ तोहफों से भरे थे। उसने हाँफते हुए कहा, जंग मास्टर, आपके गिफ्ट्स रह गए हैं। वैन निंग आजकल काफी पढ़ाई और लर्निंग कर रही थी। जैसे ही उसने ड्राइवर की बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आफत आ गई हो। उसकी आवाज कांपने लगी। जियांग, क्या आप किसी और को पसंद करने लगे हैं? सिर्फ इसलिए कि दिन में तुमने उस ऑटिस्टिक बहन का हाथ पकड़ा था, रात को वो चुपके से तुम्हारे बिस्तर में घुस गई, और सुबह जब नौकरों ने देखा कि वो लड़की जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी वो गायब है, तो घर में हड़कंप मच गया। बाहर का शोर सुनकर जैसे ही तुम्हारी आंखें खुली, तुम्हें अपने सीने पर किसी नरम और मखमली चीज का एहसास हुआ। नीचे देखा तो वो वैन नींद ही थी। वो अब वीडियो कॉल के जरिए भी कम्युनिकेट करने लगी थी। भले ही वेनिंग खुद में सिमटी रहती थी, लेकिन उसकी लर्निंग पावर बहुत कमाल की थी। उसे पता था कि इतने सारे गिफ्ट्स मिलने का मतलब क्या होता है, इसीलिए उसने बस तुम्हें कसकर पकड़ लिया। जब ड्राइवर पास आया तो उसने झपट्टा मारकर सारा सामान नीचे गिरा दिया। ड्राइवर बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, जांग मास्टर, ये सामान। तुमने उसकी तरफ देखा और कहा, रहने दो, इसे ले जाओ। मुझे वैसे भी ये नहीं चाहिए था। तुमने अपनी गोद में सिमटी वेननिंग को देखा और हल्की मुस्कान दी। वेननिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना मुंह तुम्हारे कंधे में छुपा लिया। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जान, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? तुमने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गए। हर रोज यान हुई का स्वागत करने वाली गुयान आजकल पता नहीं कहाँ बिजी थी। इन दिनों वो क्या कर रही थी, किसी को खबर नहीं थी। यान हुई ने सोचा कि क्यों ना अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। जब उसने गुयान को देखा तो वो दबे पांव शाह फुक्शिन के कमरे से बाहर निकल रही थी। यान हुई को थोड़ा अजीब लगा, पर गुयान ने उसे जल्दी से अपने कमरे में खींच लिया। क्या हुआ? गुयान ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस आपकी याद आ रही थी। यान हुई ने सिर हिलाया, पर उसके मन में सवाल था कि माँ चुपके से पापा के कमरे में क्यों गई थी। क्या उन्होंने तुम्हें घर से निकालने का कोई प्लान बना लिया है? यह सोचकर यान हुई का मूड थोड़ा ठीक हुआ। आजकल तुम काफी लाइमलाइट में थे और हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा था। यन हुई को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। उसने कई दिनों तक इंतजार किया। उसे लगा था कि गुयान कुछ करेगी, पर कई दिन बीत गए और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस शॉपिंग मॉल्स और ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर काट रही थी। उसकी चमक बढ़ती जा रही थी। यान हुई कई बार जांग योवे की कंपनी भी गया। शुरू में तो असिस्टेंट ने उसे अंदर जाने दिया, पर बाद में पता चला कि उस असिस्टेंट को नौकरी से निकाल दिया गया है। जांग योवे ने तो हद ही कर दी। यान हुई फिर भी उसके पीछे पड़ा रहा। तंग आकर जांग योवे ने पुलिस बुला ली और सेक्सुअल हैरासमेंट की कंप्लेंट दर्ज करा दी। जब पुलिस यान हुई को ले जा रही थी तो वो सन्न रह गया। ये कैसा गेम है? पुलिस बुलाने के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड को उसकी फोटो दे दी गई ताकि उसे अंदर न आने दिया जाए। हारकर यान हुई दुखी मन से घर लौट आया। शाम का वक्त था। आंगन में कोई नहीं था। वेनिंग हॉल में बैठी थी। डूबते सूरज की रोशनी बड़ी सी विंडो से छन कर आ रही थी और उस मासूम लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। आहट सुनते ही उसने मुड़कर देखा और अपनी वही पुरानी नजरों से यान हुई को घूरा। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और शांति से पानी पीने लगी। शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हर रोज इस वक्त तुम बाहर लॉन में टहलने जाते थे। यान हुई को उसकी नजरों ने फिर से उकसा दिया। क्या वैन निंग उसे पसंद करने लगी है? अभी अभी एक औरत से धोखा खाने के बाद यान हुई का दिल टूटा हुआ था। वो मुंह फुलाकर वेन निंग के पास गया। वेन सिस्टर, मैं बहुत दुखी हूँ। वेन निंग ने पानी का ग्लास पकड़े हुए अपनी आंखें घुमाई। तुम जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले थे, तभी नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। नीचे से आती आवाज सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। तुम दौड़कर नीचे पहुंचे तो देखा कि यान हुई टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर गिरा हुआ है और बुरी तरह डरा हुआ है। तुम्हारी नजर दूसरी तरफ गई जहां वेन निंग के हाथ पैर खून से लथपथ थे। वो नंगे पैर उन नुकीले कांच के टुकड़ों पर खड़े थी। जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो रहा हो, उसका शरीर कांप रहा था। तुम फौरन आगे बढ़े और उसे अपनी गोद में उठा लिया। यान हुई ने कांपते हाथों से तुम्हारा पल्ला पकड़ा और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने उसे ऊपर से नीचे एक ठंडी नजर से देखा और कहा, यान हुई, वेन निंग से दूर रहो, वरना मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगी। यान हुई ने तुम्हारी ट्राउजर पकड़ ली और रोने लगा। सच में मैंने कुछ नहीं किया। उसने याद किया कि जैसे ही वो वैन निंग के पास गया था, वो अचानक पागल सी हो गई। उसने अपना ग्लास तोड़ दिया और क्रिस्टल वाज भी पटक दिया। हर तरफ कांच ही कांच था, जैसे वो होश को बैठी हो। फिर उसने एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। जब तक वो संभलता, वैन निंग कांच के टुकड़ों से खुद को जख्मी कर चुकी थी। यान हुई ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरी तरह चीखने लगा। वो लड़की खून से लथपथ थी और उसकी काली आंखें उसे डरा रही थीं। जैसे ही तुम उसे ले जाने लगे, यान हुई ने डर के मारे तुम्हें पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर वो यहाँ अकेला रह गया तो सब उसे ही दोषी मानेंगे और उसे घर से निकाल दिया जाएगा। जंग जाम, यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया।
इससे पहले कि वो बात पूरी करता, तुमने उसे एक जोरदार लात मारी और उसे किनारे कर दिया। अभी वेननिंग का इलाज ज्यादा जरूरी था। जब जूली पहुंची तो उसने तुम्हें वेननिंग को गोद में ले जाते देखा। तुमने रूखेपन से कहा, डॉक्टर को फोन करो। जूली ने जब वेननिंग के हाथ पैर और तुम्हारी शर्ट पर खून देखा तो वो दंग रह गई। उसने फौरन डॉक्टर को कॉल लगाया। यान हुई अपने सीने को पकड़कर दर्द से कराह रहा था। होश आते ही उसे सुनाई दिया कि डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसे बस अपनी माँ की याद आई, वही उसे इस मुसीबत से निकाल सकती थी। गू यान उस वक्त पार्लर में थी। सच तो यह है कि सिया फैमिली में उसकी वैसी इज्जत नहीं थी जैसी उसने सोची थी। शिया फक्शन पैसों के मामले में बहुत सख्त था। एक बैग खरीदने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता था। लेकिन गू यान को इस लग्जरी लाइफ की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो अपने असली मकसद को ही भूलने लगी थी। तभी यान हुई का फोन आया। वो फोन पर बुरी तरह रो रहा था। माँ, ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। आखिर वो बच्चा था जिसे उसने 6 साल पाला था। यान हुई हमेशा मीठी बातें करके सबका दिल जीत लेता था। भले ही पिछली बार उसने कुछ गलत कह दिया था, पर इस वक्त माँ का दिल पसीज गया। हुआ क्या है? अगर उसने सच बताया तो गुयान खुद ही उसे निकाल देती। इसलिए उसने झूठ बोला। गुयान उसे दिलासा देते हुए बोली, माँ अभी आ रही है, रोना बंद करो। फोन रखते ही उसने गुस्से में अपने कपड़े पहने। उसे लगा कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगी, पर तुमने फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी। उसने अपने बैग से फोन निकाला और एक मैसेज भेजा, वक्त आ गया है। सुबह की उस घटना के बाद जब तुमने उस लड़की का हाथ थामा था, अब वो तुम्हारे कमरे में थी। तुमने नीचे देखा तो वेननिंग की भीगी आंखें सीधे तुम्हें देख रही थी। शाह फुक्शिम को जब वेननिंग का फोन आया, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डील के चक्कर में था। उसकी कंपनी की हालत ठीक नहीं थी और बाहर के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले थे। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो कंपनी डूब जाएगी। शाह फुक्शिन कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि वक्त कैसे बदल गया। तभी फोन बजा। उसने बिना सोचे समझे उठा लिया। वेननिंग का फोन, मतलब तुम्हारी कोई बात होगी। वो चाहे कितना भी नाकाम हो जाए, अपनी बेटी का ख्याल नहीं भूल सकता था। सर, मिस और जियांग मास्टर का एक्सीडेंट हो गया है। हर तरफ खून ही खून है। ये सुनते ही सिगरेट उसके हाथ से गिर गई। एक तरफ बेटी, दामाद और दूसरी तरफ बिजनेस। उसने बिना सोचे अपनी बेटी को चुना, अपनी जैकेट उठाई और बिना पीछे मुड़े निकल गया। बाहर खड़ा इन्वेस्टर उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे बताया गया कि ये वही सीईओ है जिससे उन्हें बात करनी थी। उस इन्वेस्टर ने टूटी फूटी भाषा में कहा, ऐसे इंसान के साथ हम काम नहीं कर सकते। तुम उसे बिस्तर पर लिटा चुके थे। वेननिंग का खून रुक चुका था, पर वो मंजर अब भी डरावना था। तुमने कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। तुमने चिमटी की मदद से उसके जख्मों से कांच के टुकड़े निकालना शुरू किया। वेन निंग दर्द के मारे कांप उठी। दर्द हो रहा है? तुमने ठंडी आवाज में पूछा। तुम्हें दर्द का एहसास भी होता है? उसने मासूमियत से तुम्हारी तरफ देखा और कहा, जियांग, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तुम्हारे करीब आना चाहती थी। उसे लगा कि वो जख्मी है तो तुम उसे गले लगाओगे, पर तुम उसे सिर्फ देख रहे थे। तुमने एक और कांच का टुकड़ा निकाला। वेननिंग का शरीर पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारा दिल थोड़ा पसीज गया और तुमने नरमी से काम लेना शुरू किया। उसे लगा कि अब दर्द कम हो रहा है, पर वो इस बात से खुश नहीं थी। अगर दर्द नहीं होगा तो वो बेचारी कैसे बनेगी? अरे वेननिंग, नाटक मत करो, वरना जियांग तुमसे बात नहीं करेगा। वेननिंग ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और लाड़ से कहा, जियांग, बहुत दर्द हो रहा है। तभी डॉक्टर आ गया। तुम बाहर जाने के लिए उठे तो वेननिंग तुम्हें जाते हुए देखती रही। फैमिली डॉक्टर एक 30 साल का नौजवान था जो काफी शांत स्वभाव का था। उसने पहले भी वेननिंग का इलाज किया था, पर ऐसी हालत पहली बार देखी थी। उसने यान हुई के बारे में भी सुना था कि वो घर का नया दामाद जैसा है। वेननिंग बाहर वालों से बात नहीं करती थी, इसलिए डॉक्टर आमतौर पर शाह फुक्सिन की मदद लेते थे। पर आज वेननिंग काफी शांत थी। डॉक्टर ने धीरे धीरे उसे दवाई लगानी शुरू की। वेननिंग बस छत को देख रही थी। वो सोच रही थी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? डॉक्टर बोले जा रहा था। उसे आज थी कि कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसने सोचा कि उस लड़के को भी देख लेना चाहिए जिसे चोट लगी है। जैसे ही उसने ये कहा, वेननिंग ने अपनी गहरी आंखों से उसे घूर कर कहा, वो ठीक है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हैरान रह गया कि उसने जवाब दिया। सियाफक्शन जब तक घर पहुंचा, डॉक्टर वेननिंग को इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहा था। कैसी है वो? उसने घबराहट में पूछा। डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया कि कांच के टुकड़े गहरे थे, पर अब वो ठीक है, बस रात को बुखार ना आए। शियाफक्शिम को अपने दामाद की भी फिक्र थी। उसने सुना था कि तुम भी खून से लथपथ थे। उसे यकीन था कि तुम अपनी चोट की परवाह किए बिना उसकी बेटी का ख्याल रख रहे होगे। ये सोचकर उसका दिल भर आया। तभी डॉक्टर ने बताया कि मिस ने खुद कहा है कि वो ठीक है। शियाफक्शिम ने हैरानी से वेननिंग की तरफ देखा, पर उसने करवट बदल ली और बात करने से मना कर दिया। उसे काफी बुरा लगा कि उसकी बेटी उससे बात नहीं कर रही। डॉक्टर के जाने के बाद सियाफक्सिन तुमसे मिलने आने ही वाला था कि तभी वेननिंग ने पीछे से आवाज दी, पापा।
उसे लगा जैसे बरसों बाद बाहर आई हो। वो फौरन उसके पास गया। वैन निंग ने उसकी तरफ देखा। यान हुई को उसकी आंखें बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उसकी मासूमियत को कोई मना नहीं कर सकता था। शाह फुक्शिन को समझ आ गया कि वैन निंग चाहती है कि यान हुई यहां से चला जाए। उसे लगा कि क्या उसे घर से निकालना सही होगा। वो हिचकिचा ही रहा था कि वैन निंग ने फिर मुंह फेर लिया। शाह फुक्शिन परेशान होकर तुम्हारे कमरे में आया। तुमने कपड़े बदल लिए थे। देखते ही तुमने कहा, यान हुई को यहां से भेज दो। उसे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। अगर तुम और वैन निंग दोनों एक ही बात कह रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने कोई सफाई नहीं दी, बस उसे सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा। जब उसने फुटेज देखी तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि यान हुई ने उसकी बेटी को इतना परेशान किया कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली। वेन्निंग की हालत मुश्किल से सुधरी थी और यान हुई ने सब खराब कर दिया। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने पहले वेन्निंग की बात पर शक किया था। इधर यान हुई अपने कमरे में छुपा हुआ गु यान का इंतजार कर रहा था। शाह फुक्सिन उसे ढूंढ रहा था और गु यान ने अपना नया दांव खेल दिया था। जैसे ही वो घर आई उसने देखा कि शाह फुक्सिन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। वो हैरान रह गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। पूरे घर में सिर्फ उसे ही नहीं पता था कि क्या तमाशा हुआ है। शाह फक्शन ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और पहली बार उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ कि उसने इस बेवकूफ औरत से शादी क्यों की। बेटी की यह हालत हो गई और इसे कुछ कभी नहीं। गुयान अपने बाल संवारते हुए बस खड़ी रही। गुयान अपने बाल संवारते हुए ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद काफी ग्लैमरस लग रही थी, पर उसका मन रोमांस में नहीं बल्कि यान हिगांग से हिसाब चुकता करने में था। उसने उसे रोकते हुए कहा, हस्बैंड जरा रुको, अभी आते वक्त मुझे एक बहुत बड़ा विद्वान मिला। उसने कुछ ऐसी बातें कही कि मैं तो डर ही गई। उसने कहा कि हमारे घर में कोई सौभाग्यहीन यानी मनुष्य आ गया है। शाह फुशिंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसे याद आया कि तुमने पहले भी कहा था कि गुयान अपने पति के लिए अशुभ है। उसके कदम अचानक रुक गए। फिर क्या हुआ? गुयान को उसकी सोच का अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि दांव चल गया है। उसे बात आगे बढ़ाई। उस विद्वान ने कहा कि वो मनहूस 29 साल की उम्र में इस घर में आई और हमारी किस्मत ही पलट गई। 18 साल की उम्र में जिसे लाया गया वो जियांग जे ही तो है ना। शाह फुक्शिंग का मन तो किया कि इस पागल औरत को धक्का दे दे, तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। तुम गलियारे के मोड़ पे खड़े गुयान को देख रहे थे। क्या तुम वाकई इस पुराने अंधविश्वास पर यकीन करते हो? गुयान ने तुरंत पलटवार किया। कैसा अंधविश्वास? क्या तुमने अपने पापा की कंपनी की हालत और न्यूज नहीं देखी? शाह फुक्शिंग के चेहरे पर शिकन आ गई। वो नहीं चाहता था कि बिजनेस की परेशानियां घर तक आएं, पर गुयान ने वही बात छेड़ दी। तुम बेरुखी से 2 कदम आगे बढ़े और नफरत से बोले, तो तुम्हें सच में लगता है कि इन ज्योतिषियों की बातें सही हैं? गुयान को कुछ गड़बड़ लगी, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और जोर देकर कहा, हाँ मुझे यकीन है। पक्का तुम्हारी मनहूसियत ने ही हमारे घर को बर्बाद किया है। तुम्हें यहां से निकालना ही होगा। तुम एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा वाकई? और फिर तुमने कोने से एक आदमी को लात मारकर बाहर निकाला। क्या तुम इसी की बात कर रही हो? दिन में जब तुमने उस ऑटिस्टिक लड़की का हाथ थामा था तो रात में ये चुपके से तुम्हारे बिस्तर में घुस गई थी। सुबह नौकरों ने देखा कि जो बड़ी मालकिन कभी कमरे से बाहर कदम नहीं रखती थी वो गायब है। बाहर का शोर सुनकर जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहों में कोई नरम और मखमली चीज है। नीचे देखा तो वेन्निंग की पानी जैसी मासूम आंखें उससे टकराईं। तुमने एक जहरीली हंसी के साथ बोले, तो क्या ये वही है? तभी एक आदमी लुढ़कते हुए बाहर आया। उसकी छोटी छोटी मूछें थीं। उसने काले रंग का जोंगशान सूट पहना था और हाथ में एक ढोंग की तख्ती थी जिस पर लिखा था, किस्मत का खेल सब मेरे हाथों। गुयन ने गला साफ किया और उसे आगे खींचते हुए कहा, बिल्कुल यही वो महान विद्वान है। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो बकरी की दाढ़ी वाला आदमी अंदर से कितना डरा हुआ था। असल में ये ज्योतिषी अपनी दुकान पर गप्पे हाँक रहा था। तभी गुयान ने अचानक आकर कहा कि उसके घर में कोई मनहूस पैदा हुआ है और उसे मदद चाहिए। उसका खानदान कभी तांत्रिक हुआ करता था, पर उसकी पीढ़ी तक आते आते सिर्फ धोखाधड़ी ही बची थी। फिर भी उसे गुयान के चेहरे पर छाई काली छाया साफ दिख रही थी। वो तब तक चुप रहा जब तक नोटों की एक गड्डी उसके सामने नहीं फेंक दी गई। काम होने के बाद रकम डबल। पैसे के लिए कुछ भी करेगा वाले अंदाज में उस ज्योतिषी ने डील पक्की कर ली। आज गुयान का फोन आते ही वो सोफे पे आकर जम गया था। वो सोच ही रहा था कि ये परिवार तो गुयान की वजह से तबाह होने वाला है। तभी सीढ़ियों से एक रौबदार नौजवान उसे घूरने लगा। उस लड़के के चेहरे पर एक अलग ही चमक और किस्मत थी। तुम सीढ़ियों से नीचे आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, सुना है तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो? उसने सिर हिलाया। ठीक ठाक हूं, समझो दुनिया में नंबर 3। तुमने बात जारी रखी, तो क्या तुमने ये हिसाब लगाया कि आज तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है? तुम जरा रुके। हिसाब लगाया कि आज खून खराबा होने वाला है? और अचानक तुमने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया।
ये लो खून खराबे का योग। वो ज्योतिषी सन्न रह गया। तुमने उसके बाल खींचकर घूंसों की बारिश कर दी। वो चिल्लाया, देख क्या रहे हो। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसके माथे पर एक मुक्का जड़ा और ठंडी आवाज में बोले, गाली मत देना। ज्योतिषी ने मासूमियत से तुम्हारी तरफ देखा और कहा, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे उल्टी आ रही है। हाथ हटाओ। जैसे ही तुमने हाथ छोड़ा वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसने आंखें खोली ही थीं कि तुमने उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया। अब बताओ क्या सीन है। उसने चिढ़कर कहा, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा है। ज्योतिषी गुस्से में खड़ा हुआ, पर तुमने फिर उसे सीढ़ियों की तरफ खींच लिया। आजकल के नौजवानों में तमीज ही नहीं है। वो मन ही मन बुदबुदाया, सिर्फ इस औरत के चक्कर में उसे मार खानी पड़ी। ये लड़का बाहर से जितना शरीफ दिखता है उतना ही खतरनाक है। गुयान ने बेसब्री से पूछा। महाराज जल्दी बताइए। हस्बैंड, पूछिए कि आखिर वो मनहूस कौन है। ज्योतिषी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, वो मनहूस कहीं दूर नहीं, बिल्कुल तुम्हारी नजरों के सामने है। गुयान की आंखें चमक उठीं और उसने तुम्हारी तरफ देखते हुए कहा, सुना तुमने, वो तुम हो। पर ज्योतिषी ने अपनी नजरों को समेटा और ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। इन सालों में तुमने जिस भी आदमी से शादी की उसका अंजाम बुरा ही हुआ। कोई सड़क पर आ गया तो कोई दुनिया छोड़ गया। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। गुयान ने थूक गटका, पर वो जांग जे के पिता थे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। ज्योतिषी बेबस था, क्या ये वाकई उसका बेटा है। शाह फुक्शिंग ने गुस्से में उसे देखा। चुप रहो। जियांग जे की किस्मत बहुत बुलंद है। वो तो सड़क पर पड़े टिकट से भी जैकपॉट जीत ले। तुम्हारे पति के साथ जब हादसा हुआ क्या तब जियांग जे वहां था। नहीं, तुम्हारी किस्मत ही इतनी काली है कि जियांग जे भी सिर्फ 1-2 साल ही झेल पाया, जबकि शाह फुशिंग का परिवार 4 साल में ही बर्बाद होने लगा। गुयान के पास कोई जवाब नहीं था। वो बेबसी से शाह फुशिंग की तरफ देखने लगी। हस्बैंड, इसकी बातों पर यकीन मत करो, मैं कोई मनहूस नहीं हूं। शाह फुशिंग ने उसे गौर से देखा। अभी तो तुम कह रही थी कि विद्वान की बातें कभी गलत नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि अब तीर तुम पर चला है सब झूठ हो गया। उसने बात जारी रखी, अपना सामान समेटो और यान हीगाम के साथ इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। गुयान जमीन पर बैठ गई और उसके पैर पकड़ लिए। हस्बैंड, ऐसा मत करो, हम पति पत्नी हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शाह फुचिंग ने उसकी तरफ देखा, क्या तुमने कभी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाई। उसने आह भरते हुए आंखें मूंद ली। शादी से पहले ही मैंने कहा था कि तमीज से रहना। मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता था, पर सिया की मालकिन होने के नाते तुम्हें पूरी इज्जत दी। गुयान गिड़गिड़ाई। हस्बैंड, मुझसे गलती हो गई। वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। वो इस घर की मालकिन बनकर आई थी, पर अब एक बोझ बन गई थी, जबकि मैंने वो सब हासिल कर लिया था जो उसका होना चाहिए था। गुयान जांगजे तुम्हारा बेटा है, क्या तुम अपनी माँ को ऐसे बाहर निकलते हुए देखोगे। उसे तुम्हारा पुराना मासूम चेहरा याद आया, जब तुम उसकी जरा सी तवज्जो के लिए तरसते थे। उसे लगा तुम पिघल जाओगे। वो तुम्हारे सामने आई और पागलों की तरह चिल्लाई, जियांग जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम वाकई अपनी माँ को ऐसे धक्के खाते देखोगे। तुमने बेरुखी से उसे नजरअंदाज कर दिया। कोने में खड़ा ज्योतिषी इस ड्रामे के मजे ले रहा था। वांग डेफे ने तुम्हारे पास आकर धीरे से पूछा, क्या ये वाकई तुम्हारी सगी माँ है। तुमने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी माँ नहीं है ये। ज्योतिषी बुदबुदाया, ये लड़का बिल्कुल प्यारा नहीं है। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव। शाह फुक्शिंग का दिल गुयान के लिए थोड़ा पिघल रहा था। आखिर वो जियांग की सगी माँ थी। तुमने तुरंत उसकी नब्ज पकड़ ली। क्या आपको अपनी कंपनी की चिंता नहीं करनी चाहिए। शाह फुक्शिंग समझ नहीं पाया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, पर वो इन सब उलझनों से परेशान था। गुयन ने सिर हिलाया। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर मार्क वक्त के बहुत पाबंद है। शाह फुशिंग को इस पार्टनरशिप से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर कम से कम ये आखिरी रास्ता तो था। ये सोचकर वो कमरे की तरफ मुड़ा। गुयान ने अपने बाल ठीक किए और खड़ी हो गई। तुम्हारी मदद के लिए उसके मन में कोई एहसान नहीं था। छोकरे, तुम पहले अपने बाप से मेरे हक में बात नहीं कर सकते थे। तभी शाह फुशिंग गुस्से में बाहर आया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। गुयान जो अभी राहत की सांस ले रही थी, उसके सवाल से कांप गई। मेरे लॉकर से पैसे किसने निकाले। वो पैसे उसकी आखिरी उम्मीद थे। घर की सिक्योरिटी इतनी पक्की थी कि सिर्फ घर का कोई सदस्य ही ऐसा कर सकता था। ये काम न तो जांगजो का हो सकता था और न ही वेननिंग का। उसकी नजरें गुयान पर टिकी, जो अक्सर उसे बहलाने के बहाने कमरे में घुसती थी। गुयान की घबराहट देख उसे सब समझ आ गया। शाह फुक्शिंग का दिल बैठ गया। पैसे कहाँ गए। वो उसे खर्चे के लिए पैसे देता था, बस कंपनी के घाटे की वजह से लिमिट थोड़ी कम की थी। जब वेननिंग और जियांग जो तक हाथ खींचकर चल रहे थे, तब गुयन ने जानते बूझते वो पैसे चुरा लिए। शाह फुशिंग पूरी तरह टूट गया। गुयन को पता था कि कमरे में एक लॉकर है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसमें इतने पैसे होंगे। उसे अपनी हाई सोसाइटी में रुतबा बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसे लगा वो सिर्फ शाह फुक्शिंग की मदद कर रही है, पर शाह फुक्शिंग ने गुस्से में चीख कर पूछा, मैं पूछ रहा हूँ पैसे कहाँ हैं। गुयन ने डरते हुए कहा,
वो पार्लर, कपड़ों और बैग्स में खर्च हो गए। बाकी पैसे? गुयन ने जल्दी से अपने बैग से कार्ड निकाला। उसने ये नया कार्ड इसलिए बनवाया था ताकि श्या फुशिंग को भनक न लगे। श्या फुशिंग की आवाज अब सपाट थी, वो गुयान की असलियत जान चुका था। सिर्फ किटी पार्टी में अपनी धाक जमाने के लिए तुमने ये किया? उसे उसकी एक बात पर यकीन नहीं था। गुयान फिर भी अकड़ में थी। बाकी औरतों के पति उन्हें कितना सिर पर चढ़ाकर रखते हैं? शाह फुशिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। कितने पैसे बचे हैं? गुयान ने धीरे से जवाब दिया। 5 लाख से थोड़ा ज्यादा। वो फिर से नखरे दिखाने वाली थी कि शाह फुशिंग ने कार्ड छीना और जेब में डाल लिया। कल हम डिवोर्स लेंगे। दिन में जब तुमने उस ऑटिस्टिक लड़की का हाथ थामा था तो रात में वो चुपके से तुम्हारे बिस्तर में घुस आई थी। सुबह जब नौकरों ने देखा कि जो लड़की कभी दरवाजा नहीं खोलती थी वो गायब है तो घर में हड़कंप मच गया। तुम जैसे ही जागे तुम्हें महसूस हुआ कि कोई नरम और मखमली चीज तुम्हारे बाहों में है। तुमने नीचे देखा तो वेन्निंग की बड़ी बड़ी मासूम आंखें तुम्हें देख रही थी। लॉकर के पैसों का सच सामने आते ही शाह फुक्शिंग ने तलाक मांग लिया। गुयान दंग रह गई। सिर्फ पैसों के लिए? पत्नी का पति के पैसों पर हक नहीं होता क्या? पर इस बार शाह फुशिंग ने अपना मन बना लिया था। कल मेरा लॉयर डिवोर्स के कागज तैयार कर लेगा। गुयान ने शाह फुशिंग की पत्थर जैसी पीठ को देखा। उसे एहसास हुआ कि अब सब खत्म हो गया है। वो कितना ही रोई चिल्लाए पर शाह फुशिंग टस से मस नहीं हुआ। उसने धमकी दी कि अगर साइन नहीं किए तो वो धोखाधड़ी और चोरी का केस कर देगा। गुयेन ने हार मानकर साइन कर दिए और उसे बदले में 2 लाख का गुजारा भत्ता मिला। फिर भी शाह फुक्शिंग ने अपनी आधी संपत्ति उसके लिए छोड़ दी थी। शाम को शाह फुक्शिंग सोफे पर थक कर बैठा था। अपनी बेटी और दामाद को देखते हुए उसने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ गरीबी में रहना होगा। तुमने झटके से एक बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया, ऐसा नहीं हुआ। शाह फुक्शिंग चौंक गया और फिर मुस्कुराया। आखिर तुम ही मेरे दामाद हो, पर ये पैसे मैं नहीं ले सकता, तुम अपने पास रखो। तुम ट्रेडिंग और फाइनेंस से पहले ही काफी अमीर बन चुके थे। सच कहूं तो वो छोटी सी रकम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। पर शाह फुक्शिंग ने अपनी इज्जत के खातिर कार्ड वापस धकेल दिया। कोई बात नहीं, आप मुझे कंपनी में इन्वेस्टर बना लीजिए। और इस तरह तुम शाह ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए, जिसका हिस्सा सिर्फ शाह फुक्शिंग से कम था। उन पैसों की मदद से और गुयान के जाने के बाद उसने डूबती हुई कंपनी को संभाल लिया। दिवालिया होने की कगार पे खड़ी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। विदेशी इन्वेस्टर मार्क को जब पता चला कि ये सब अपनी बेटी और दामाद के लिए किया गया है तो वो भावुक हो गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत इमोशनल है। फ्रांसीसी लोग वाकई बहुत जज्बाती होते हैं। इस भावुकता ने डील को अंजाम तक पहुंचाया। कुछ ही महीनों में शाह ग्रुप फिर से बुलंदियों पर था, यहां तक कि वो पहले से भी ज्यादा कामयाब हो गया। ये खबर इंटरनेट पे आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों को लगा कि कंपनी पर कोई शाप था तो कुछ ने कहा कि इसके पीछे कोई जादुई ताकत है। पर दुनिया चाहे जो भी कहे, शाह फुक्शिंग अब पूरे जोश में था। उसका मकसद अपनी बेटी जांग शाह के लिए एक साम्राज्य खड़ा करना था। सिस्टम ने पूछा, पोस्ट, क्या आपको पता था कि गुयान ने वो पैसे चुराए हैं? तुम्हें सब पता था। कंपनी की हालत खराब होते ही जब सबकी पॉकेट मनी कम हुई तब भी गुयान शान और शौकत से घूम रही थी। उसके पास महंगे बैग्स थे और वो चेहरे पर चमक लेकर घूम रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। शाह फुशिंग के लॉकर के बारे में भी तुम्हें अंदाज था। तभी कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। सिस्टम ने बताया कि वेन्निंग आई है। तुम बिस्तर पर लेटे नींद का नाटक करने लगे। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बर्ताव उसके प्रति थोड़ा ठंडा था। तुम पहले की तरह रोज उसके कमरे में जाकर उसे परेशान नहीं कर रहे थे। एक तरफ तुम कंपनी के हालात देख रहे थे, पर इस चक्कर में तुम उस नन्ही जान को नजरअंदाज कर गए थे। वेन्निंग चुपके से तुम्हारे कमरे में आई। उसने काफी देर तुम्हें घूरा, फिर बिस्तर पर चढ़कर हथकड़ियों से तुम्हारे हाथ बेड के सिरहाने से बांध दिए। वो तुम्हें कैद देखकर संतुष्ट थी और मासूमियत से बोली, जांग जे, गुस्सा मत करो। वो डरते हुए और बहुत धीमी आवाज में बोली, जांग जे, गुस्सा मत हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ताकि तुम कहीं बाहर न जा सको। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे छोड़कर मत जाना। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई भी ना दे। तुम कहना चाहते थे कि तुम कहीं नहीं जाओगे, पर अभी बोलना ठीक नहीं था। थोड़ी देर तक उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो तुमने नजर घुमाकर देखा। वो तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला, वेन्निंग ने अपनी मासूम आंखों से तुम्हारा स्वागत किया। गुड मॉर्निंग जानजे। उसने मुंह बनाया और धीरे से तुम्हारे गाल पर किस किया। वाकई, अगर खुद को शर्म ना आए तो सामने वाला ही शर्मिंदा होता है। तुमने अपनी हथकड़ियों को झटका और उसे देखने लगे। वेन्निंग ने तुम्हें जोर से गले लगा लिया। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था जानजे, बस मेरे साथ रहो। उसने तुम्हारे कंधे पर सिर टिकाया। प्लीज, तुमने आ भरते हुए कहा। मैंने मना कब किया? बस ऐसे लेटे रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम खुश थे, पर वेन्निंग को लगा कि तुम गुस्सा हो। वो तुम पर ही लेट गई और पकड़ ढीली नहीं की। यहां तुम दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा था, पर दूसरी तरफ गुयन और यान होयगन की हालत पतली थी। गुयन पहले तलाक नहीं चाहती थी,
पर जब लॉयर ने बताया कि उसे शाह फुचिंग की आधी संपत्ति मिलेगी तो वो रुक गई। पर शाह फुचिंग तो अब खुद ही कंगाल होने वाला था, ऊपर से न्यूज में भी उसकी बदनामी हो रही थी। उसने सोचा कि जब सब बर्बाद हो ही रहा है तो साथ रहने का क्या फायदा। उसने यान हुईगांग के साथ एक छोटा सा विला किराए पर ले लिया। यान हुईगांग पहले तो अपनी मां से नाराज था, पर शाह परिवार में अब उनके लिए जगह नहीं थी। तलाक के बाद मिले पैसों से वो दोनों फिलहाल खुश थे। उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शैंपेन खोली। गुयान बहुत खुश दिख रही थी। उसे लगा कि खुद के घर में रहना ज्यादा सुकून भरा है। भले ही शाह परिवार में लग्जरी थी, पर वहां हमेशा डर लगा रहता था। यान हिगांग ने भी साथ दिया। माँ के साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही उन्होंने जाम टकराए, टीवी पर न्यूज आई, शाह ग्रुप को नया इन्वेस्टर मिल गया है और उनकी हालत सुधर रही है। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तो हम वहां से निकले और उनकी किस्मत चमक गई। ये तो सीधे सीधे बेइज्जती थी। यान हिगांग हंसकर बोला, माँ ये बस कुछ पल की खुशी है। गुयान को थोड़ा सुकून मिला। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। भले ही उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, पर मैं तो उनका भला ही चाहती हूँ। 2 महीने बीत गए। शाह ग्रुप की वैल्यू अब आसमान छू रही थी। यान हिगंग घर पर बोर हो रहा था। तभी गु यान ब्यूटी पार्लर से वापस आई। यान हुईगांग ने झल्लाकर पूछा, माँ क्या तुम्हें कोई काम मिला? गु यान की नजरें चुराने लगी। काम की क्या जरूरत है? अभी पैसे हैं, बस फालतू शॉपिंग कम करनी होगी। कुछ वक्त तो कट ही जाएगा। यान हुईगांग बेबस था, वो उसे काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, पर अमीरी की आदत आसानी से नहीं जाती। उन्होंने फिर से पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। 2 लाख से ज्यादा की रकम पानी की तरह बह गई। जब उसने कार्ड स्वाइप किया तो इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आया। गुयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए। शोरूम के जिस कर्मचारी ने उसे वीआईपी समझकर सिर पर बिठा रखा था, उसकी आवाज तुरंत बदल गई। लगा था कोई बड़ी मालकिन है, पर यह तो सिर्फ दिखावा निकला। उस शोरूम में ऐसे ब्रांड थे जो कहीं और नहीं मिलते। दुकान वाले के तंज ने गुयान को शर्मसार कर दिया। उसने पलटकर कहा, किसे दिखावा कह रहे हो तुम? कर्मचारी ने बहस करना जरूरी नहीं समझा, मैडम। ये सामान यहीं रख दीजिए और बाहर निकलिए, शुक्रिया। गुयान ने शॉपिंग बैग्स नीचे रखे। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसे वो नीची नजरों वाला बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से तुरंत चली गई। बिना पैसों के गुयान और यन हाईगांग के लिए कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो गया था। दोनों में से कोई काम नहीं करना चाहता था, बस एक दूसरे को कोसते रहते। यान हाईगांग ने जब देखा कि गु यान उसे काम ढूंढने के लिए कह रही है, तो उसने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। माँ, तुम मुझसे काम कैसे करवा सकती हो? मुझे अभी स्कूल जाना है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? तुमने ही तो कहा था कि मैं सबसे स्मार्ट हूं और बड़ा होकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दोनों कुछ दिन और घर पर पड़े रहे, पर आखिर में बचे कुछ पैसे भी खत्म हो गए। मजबूरी में गुयान को काम ढूंढने बाहर निकलना पड़ा। लेकिन उसके पास ना कोई हाई डिग्री थी, ना कोई स्किल्स। पहले पति पर डिपेंड थी, फिर बेटे पर और बाद में अपनी होने वाली बहू पर। अब पति रहा नहीं, बात मानने वाला बेटा बागी हो गया और होने वाली बहू का चैप्टर उसने खुद ही क्लोज कर दिया था। आखिर में उसे एक डिशवॉशर की नौकरी ली, पर ठीक से बर्तन ना धोने की वजह से उसे उस खड़ूस मालिकिन की गालियां सुननी पड़ती थी। शुरुआत में तो वो पलटकर जवाब दे देती थी, लेकिन उसकी बहस करने की एबिलिटी उस चालाक मालिकिन के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसने दुनिया के सारे उतार चढ़ाव देखे थे। उसे इतना डांटा जाता कि वो एक डरी हुई चिड़िया की तरह चुप हो जाती। वो सुन्न होकर सड़कों पर चलती रहती। कब से वो ऐसी इंसान बन गई जिसकी आंखों में सिर्फ पैसा और लालच था, और अपने सगे बेटे के साथ उसका रिश्ता कब दुश्मनी से भी बदतर हो गया। वो थके हुए शरीर के साथ घर लौटती। पहले वाला लग्जरी अपार्टमेंट वो छोड़ चुके थे और अब यान हुईगांग के साथ एक छोटे से कमरे में गुजारा कर रही थी। यान हुईगांग सोफा पर लेटा हुआ था और उसने सिर उठाकर पूछा, पैसे लाए? गुयान ने थकावट से भरा चेहरा लिए डिनर बॉक्स टेबल पर पटक दिया। सिर्फ कुछ ही महीनों में वो बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी। शाओगांग, तुम भी कोई काम ढूंढ लो। आजकल बहुत से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। उसने तुरंत मना कर दिया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ना, ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गुयान ने कहा, ये ग्रेजुएशन की बात नहीं है, हमारे पास तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। स्कूल में सब यही समझते थे कि यान हुईगांग शाह फैमिली का रिच यंग मास्टर है, इसलिए सब उसकी चापलूसी करते थे। अगर उसने पार्ट टाइम काम किया और किसी ने देख लिया तो उसका सारा ढोंग खुल जाएगा। यान हुईगांग की आंखों में चमक आई। माँ, तुम एक काम करो, तुम जियांग जे से कुछ पैसे क्यों नहीं मांग लेती? तुम्हारा सिया फुशिंग से डिवोर्स हो गया है, पर जियांग जे अभी भी शाह फैमिली में है। किसने सोचा था कि शाह फैमिली का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा? अब तो जियांग फैमिली भी उनके सामने कुछ नहीं है। स्कूल में जियांगजा को लग्जरी कार्स में आते जाते देखना और खुद छुपकर स्कूल जाना, ये सोचकर यान हुईगांग अपनी मुट्ठियां भींच रहता। गुयान ने आ भरी,
मेरा अब शाह फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, पर जियांगजा तुम्हारा सगा भाई है। माँ इतनी तकलीफ में है और वो तुम्हारा सगा भाई होकर भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, ये सरासर गलत है। गुयान का दिल एक पल के लिए डगमगाया, पर फिर वो झिझकने लगी। रहने दो, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से शाह फुक्शिंग और जियांग जे का सामना कर सकूं। उस रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसकी शादी शाह फुक्शिंग से हुई है। शाह फैमिली का बुरा वक्त आया, पर असल जिंदगी के उलट वहां उनकी किस्मत नहीं बदली। उसे शाह फुक्शिंग ने नहीं छोड़ा, बल्कि खुद उसने कर्जदारों के डर से डिवोर्स ले लिया था। जियांग जे ने उसे धोखा नहीं दिया। वो हर वक्त उसके पीछे माँ माँ पुकारता रहता था। डिवोर्स के बाद वो खुद काम करके अपने और यान हुईगाम के लिए पैसे कमाती और शान की जिंदगी जीती। लेकिन जियांगजे धीरे धीरे कमजोर और दुबला होता गया, जैसे हवा के झोंके से गिर जाने वाला कोई पत्ता हो। जियांगजे कमजोर होता गया, बहुत ही कमजोर। यान हुईगांग ने शाह फुशिंग से भी अमीर लड़की से शादी कर ली और अपनी अयाश जिंदगी में मशगूल हो गया, जबकि जियांगजे की बहुत जल्दी मौत हो गई। गु यान को वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं मिली जिसकी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि यान हुईगांग अब उससे नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि उसकी वजह से ही उसके पिता की मौत हुई और घर बर्बाद हुआ। अंत में गुयान फिर से वही बर्तन मांजने वाली जिंदगी जीने लगी, जैसे नाली में पड़ा कोई कीड़ा। अचानक उसकी नींद खुली। वो किसी और के नहीं, बल्कि अपने ही बिस्तर पर थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। जियांगजे के दिल में कभी उसके लिए सिर्फ प्यार था, पर उसने उसे बेबस कर दिया। अचानक उसे जियांगजे से मिलने की तड़प होने लगी। उधर जियांगजे को वैन निंग के साथ कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। वो मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। जियांगजे, एक दिन और रुक जाओ ना। वो ये बात पहले भी कह चुका था, जिससे तुम थोड़े बेबस महसूस कर रहे थे। पता नहीं उसने शाह फुक्शिंग से क्या कहा था, पर वो तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि उसने स्कूल से तुम्हारी छुट्टियां भी करवा दी थी। तुमने एक ठंडी सांस ली और वैन निंग के नरम गालों को छुआ। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे छोड़ दो। वैन निंग ने तुम्हें और कसकर पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं है जियांगजे पक्का झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वैन निंग ने अपना चेहरा तुम्हारे चेहरे से रगड़ा। एक बार प्यार का चस्का लगने के बाद वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुम्हारे गालों पर किस किया। भूख लगी है? वैन निंग की बीमारी जैसे रातों रात गायब हो गई थी। तुम किचन में खाना लेने आए। अब वैन निंग को लोगों से डर नहीं लगता था। जैसे तुम दूर जाते वो बोरियत में बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने लगता। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई, होस्ट गुयन यहाँ आई है और बाहर हंगामा कर रही है। सिस्टम ने अलर्ट किया, होस्ट गुयान गेट पर तमाशा कर रही है। दरअसल दिन में जब तुमने ऑटिज्म सॉल्यूशन पर साइन किया था, तो रात को वो चुपके से तुम्हारे पास आ गया था। सुबह जब नौकरों ने देखा कि कमरे से बाहर कदम न रखने वाली यंग लेडी अचानक गायब है, तो हड़कंप मच गया। बाहर के शोर से तुम्हारी आंख खुली तो तुमने देखा कि तुम्हारी बाहों में एक नर्म और प्यारा सा इंसान लिपटा हुआ है। नीचे देखा तो वेन निंग की पानी जैसी चमकती आंखें तुमसे मिली। अचानक गुयेन वहां आ धमकी और गेट पर सीन क्रिएट करने लगी। सिस्टम की आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मालिक के सामने किसी की चुगली कर रहा हो। क्या आप बाहर जाकर देखेंगे? उसने बिस्तर के पास रखे एक कपड़े को हाथ से खींचा और देखते ही देखते उसके चिट्ठे उड़ा दिए। तुम कमरे से बाहर निकले। मेन गेट पर पहुंचते ही देखा कि गुयान को सिक्योरिटी ने नहीं रोका था, क्योंकि वो पहले भी यहां आती जाती रहती थी। वो आसानी से शिया मैंशन के अंदर आ गई। जूली ने उसे बेरहमी से गेट पर ही रोक दिया। मिस गु, आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुयान थोड़ा हिचकिचाई, पर उसके दिल में बस तुमसे मिलने की तड़प थी। उसने वहां से भागने की अपनी इच्छा को दबाया। जूली, मैं यांग जे से मिलने आई हूं। जूली ने शक भरी नजरों से उसे देखा। आप यंग मास्टर यांग जे से क्यों मिलना चाहती हैं? वो यहां नहीं है। गुयान को यकीन नहीं हुआ। वो यहां कैसे नहीं हो सकते? घर के अलावा वो और कहाँ जाएंगे? जूली, मुझसे झूठ मत बोलो। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। जियांगजे मेरा बेटा है। तुम्हें हमें मिलने से रोकने का कोई हक नहीं है। जूली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मालिक के घर की बातों में मैं दखल नहीं देती, पर यंग मास्टर सच में यहां नहीं है। उसने कई दिनों से जियांगजे को नहीं देखा था। मुझे अंदर जाकर देखने दो। गुयान अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे खड़ी एक शांत और गंभीर लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। जियांगजे, तुम अपनी मां से मिलने आए हो ना? गुयन ने अपने कपड़े ठीक किए। जियांगजे, मेरे साथ घर चलो। मां को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मां तुम्हें बहुत प्यार करेगी, बिल्कुल पहले की तरह। वो इमोशनल होकर बोल रही थी। पर तुम पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मुझसे क्या लेना देना है आंटी? गुयन हैरान होकर एक कदम पीछे हटी। जियांगजे, क्या तुम्हें अपनी मां नहीं चाहिए? उसकी बातें बहुत ज्यादा हो रही थी। तुमने एक कदम और पीछे खींच लिया। बहुत बोल लिया आपने। तुमने पलटकर सवाल किया, क्या सच में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, या फिर आप बस एक सीढ़ी ढूंढ रही हैं ताकि फिर से अमीर बन सकें?
गुयान की आंखों में चोट के निशान थे। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो सच में तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहती थी। पिछली गलतियों की वजह से क्या मुझे एक मौका और नहीं मिल सकता? तुमने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें 2 मिलियन है। अब दोबारा कभी मत दिखना। ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। 2 मिलियन इस बेकार से रिश्ते की कीमत। 200 मिलियन काफी थे। गुयान सुधर जाएगी, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं था। आखिर कुछ लोग झूठ बोलते बोलते खुद को भी धोखा दे देते हैं। गुयान वहां सुन्न खड़ी रही और अपने सामने गिरे उस बैंक कार्ड को देखती रही। तुम्हें अपनी ऊंचाइयों पर देखकर उसे एहसास हो गया कि अब वो पुराने दिन कभी वापस नहीं आएंगे। सिस्टम ने बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ओरिजिनल मालिक की आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। तुम ठंडेपन से मुड़े तो देखा कि वेन निंग पीछे गुस्से में खड़ा था। तुम अभी संभल भी नहीं पाए थे कि वेन निंग दौड़ता हुआ आया और तुमने कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज में गुस्सा और प्यार दोनों थे। बैड गर्ल। जब वो कमरे में वापस गया और उसने फटे हुए कपड़े देखे तो उसका दिल दहल गया था। उसे लगा कि तुम उसे छोड़कर चली गई हो। उसे लगा कि वो फिर से अकेला हो गया है। तुमने उसकी पीठ थपथपाई। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो ऐसी हरकतें मत किया करो। वेन मिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके अंदर जो भी बदलाव आए थे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थे। उसने वो बनने की कोशिश की जैसा तुम चाहती थी। अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारा मूड अच्छा था, तुमने उसके कान के पास किस किया और कहा, कहीं नहीं जा रही। वेन निंग का शरीर एक पल में रिलैक्स हो गया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, मिशन अकम्प्लिश्ड। बाद में जूली और सियाफुक्शिन को पता चला कि तुम कहीं बाहर नहीं गई थी, बल्कि वेननिंग ने तुम्हें घर में ही छुपा कर रखा था। उस दिन के बाद से जूली और सियाफुक्शिन वेननिंग को अजीब नजरों से देखने लगे। ये लड़का खामोश रहता था, पर इसने तो सबको हिलाकर रख दिया। वेननिंग को किसी की परवाह नहीं थी। उस दिन के बाद से वो साये की तरह तुम्हारे साथ रहने लगा। सियाफुक्शिन ने सोचा, लगता है मेरी पारखी नजर धोखा खा गई। ये दोनों तो बस एक कदम दूर हैं पूरी तरह एक होने से।